हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, आज हम, जैसा कि आपने टाइटल में देखा और सर्च किया होगा, तो सेल सिग्नलिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और CSIR नेट लेवल का हमने CSIR, स्पेशली CSIR नेट के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। तो आप सभी ने देखा होगा, अगर CSIR नेट के लिए अगर हम सेल सिग्नलिंग देखें, तो अगर हम किसी कोर्स में भी जाएं तो एक एक घंटे की हमें 10 से 12 हमें लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। इसके हिसाब से 10 से 11 घंटे हमें ऑलमोस्ट कम से कम हमें देखने पड़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में ये वीडियो बेसिकली बाद में बना रहा हूँ बिकॉज ताकि मुझे टाइम पता चल जाए। मेरा टारगेट था 1 घंटे में बनाने का, लेकिन बिकॉज मुझे अच्छी तरीके से समझाना है इस वीडियो में, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको 1 घंटे 40 मिनट में आगे की। तो शुरू करते हैं थोड़ी सी देर में। उससे पहले मैं बता देता हूँ, इस जो नोट्स में अगर आप नोट्स देखोगे तो ये नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक कॉस्ट होगी, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के डिस्क्रिप्शन में नंबर होंगे, उसमें व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं आपको PDF भेज दूंगा इस नोट्स की। ठीक है। और तो आगे वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने वीडियो की है जो स्पीड भी है वो भी फास्ट कर दी है। ठीक है, ताकि इतनी थोड़ी सी मामूली सी फास्ट की है, इससे जो कि है मेरी आवाज़ थोड़ी पतली आएगी, लेकिन आपका है थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और आपको यूट्यूब में जाके आपको स्पीड को तेज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट चलो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है छोटी वीडियो में सारी सेल सिग्नलिंग वो भी नेट JRF के लेवल की हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग और कान खुले रखना, बिकॉज इस वीडियो में जितने भी वर्ड आगे मैं बोलूँगा वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग, तो थोड़ा सा पहले हम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम हायर लेवल पर जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक होता है सेल सिग्नलिंग में GPCR, आप सभी का सुना हुआ होगा। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, जिसका कि आप ये डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, इसका एन टर्मिनल है वो बाहर की साइड होता है, और C टर्मिनल है वो होता है साइटोप्लाज्म की तरफ। ठीक है, और एन टर्मिनल बाहर की तरफ क्यों होता है, इसके लिए मान लो क्वेश्चन आ जाए नेट की, प्रूफ कीजिए कि एन टर्मिनल बाहर की साइड होता है, कौन से टेस्ट के द्वारा प्रूव करोगे। ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट होता है लेक्टिन टेस्ट। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ग्लाइकोसाइल की, अगर आप सेल बायो मेम्ब्रेन का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, अगर उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, वो उसका बायो मेम्ब्रेन में पार्ट वो बाहर की तरफ ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जी ये एन टर्मिनल की तरफ है, ये ग्लाइकोसाइल की लेयरिंग होगी। ठीक है, इस रिसेप्टर पे, तो वो डिटेक्ट करेगा लेक्टिन टेस्ट के द्वारा, वो जो कि एन टर्मिनल की तरफ होगा। ठीक है, और दूसरा है कि जो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का ये जो रिसेप्टर है वो 7 बार मेम्ब्रेन को स्पेन करे हुआ होता है। मतलब देखो अंदर से जा रहा है ना, फिर से अंदर से 7 बार। ठीक है, तो इसे बोलते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये रिसेप्टर है, तो इसका भी ये प्रूफ करना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो किस टेस्ट से हम प्रूव कर सकते हैं, हाइड्रोपैथिक प्लॉट के द्वारा। ठीक है, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक जो एरिया है उससे ये डिटेक्ट कर लेगा ये टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे C टर्मिनल की तरफ ये G अल्फा जैसे कि प्रोटीन है वो GTP बाउंड में रहेगा, तो ये इससे अलग रहेगा इससे। ठीक है, अल्फा और गामा प्रोटीन से। ठीक है, तो अगर ये GTP बाउंड स्टेज में होगा तो ये दोनों प्रोटीन इसके बाउंड फॉर्म में रहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड एकदम से आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी तो हम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये GTP एसोसिएटेड के बाद में GTP बाउंड होने के बाद में ये अल्फा, ये गामा, ये प्रोटीन है, ये अलग हो जाते हैं, जिससे पता लगाने वाला, इससे ये इसका भी एक टेस्ट है पता लगाने वाला, फ्लोरेसिन रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर टेस्ट। ठीक है, तो इसका भी पूछ सकते हैं, तो इससे ये अलग कलर देता है। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन आप सभी ने सुना होगा, तो उसका क्या काम होता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो रिसेप्टर के बाइंड होने के बाद में क्या कराता है, एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम आप सभी को पता होगा जो कि CAMP बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम का कंसंट्रेशन यह बढ़ा देता है एपिनेफ्रिन बाइंड होने के बाद में, जो कि क्या करता है ATP से साइक्लिक AMP बनाता है। ठीक है,
और ये एक महत्वपूर्ण ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इधर एक्स एक्सिस पे क्या हार्मोन कंसंट्रेशन लिए हमने, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हार्मोन कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई है, और यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज हमने लिया है। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स है ये, ठीक है, जो कि एपिनेफ्रिन का सबसे ज़्यादा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ देखकर क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी किस हार्मोन की है। तो अगर आप देख के बताना, ठीक है, कमेंट में वीडियो को रोककर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी किस हार्मोन की है। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्मोन है ग्लूकागोन का। आप पूछोगे कि क्यों सबसे ज़्यादा तो इसका दिख रहा है, बिकॉज इसका इसलिए है क्योंकि सबसे कम कंसंट्रेशन में, यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे एक हमने मान लो कंसंट्रेशन लिया है, तो यहाँ पे एक पे ही बहुत कम कंसंट्रेशन हार्मोन पर ही इसने रिस्पॉन्स दिखा दिया है। ठीक है, वो भी इतना, ठीक है, इससे भी ज़्यादा, ठीक है, ग्लूकागोन ने दिखाया है ना, है ना। और सबसे ज़्यादा हाई रिस्पॉन्स और एक्टिविटी किसकी है, एपिनेफ्रिन की, इतनी ज़्यादा, ठीक है, इतनी ज़्यादा एड्रेनल साइक्लेज एक्टिवेट किया इसने। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और जीटीपी बड़े जीटीपी बाउंड अवस्था में जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो एड्रेनल साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एमपी में भी लेगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आता है, विन ए नॉन हाइड्रोलाइजेबल एनालॉग ऑफ जीटीपी 5 डेज गुआनाइल डाइफॉस्फेट GPP NH वाज, ये एक एनालॉग है, हमने तैयार करके प्रैक्टिकली इसमें हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, वाज इंक्यूबेटेड विथ लीवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लूकागोन एंड ATP देन व्हाट। तो इससे क्या होता है, जो एड्रेनल साइक्लेज है वो ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहेगा। इससे ये क्वेश्चन आए तो जिससे क्या होगा, साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा और जो एक्टिविटी होगी वो ऑलवेज एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आइसोप्रोटेनॉल है, उसका क्या काम होता है, ये भी जीटीपी हाइड्रोलाइसिस का काम होता है। ठीक है, इसका आइसोप्रोटेनॉल का जीटीपी हाइड्रोलाइसिस का काम होता है, मतलब जीटीपी से जीडीपी बाउंड में बदलने का, जीटीपी को जीडीपी में बदलने का। ठीक है, तो जीटीपी को तोड़ता है ये। ठीक है, आइसोप्रोटेनॉल। क्वेश्चन आता है, व्हाट इफेक्ट वुड siRNA अगेंस्ट RGS प्रोटीन विच एक्ट एज जीटीपी एज एक्टिविटी प्रोटीन हैव एन जी प्रोटीन सिग्नलिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा बताओ। तो इसको क्वेश्चन में ये दे रखा है siRNA अगेंस्ट किसके, RGS। तो siRNA जिसके भी अगेंस्ट होता है वो उसकी एक्टिविटी को बंद कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो siRNA किसके अगेंस्ट है, RGS के अगेंस्ट है, तो RGS की एक्टिविटी बंद कर देगा। तो आरजीएस किसकी एक्टिविटी रखता था, जीटीपीएज की, यानी जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करने की एक्टिविटी रखता था, वो अब नहीं होगा। मतलब जीटीपी अब जीडीपी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो जीटीपी ऑलवेज एक्टिव रहेगा ना, जीटीपी बाउंड है वो बदलेगा ही नहीं। तो जीटीपी बाउंड एक्टिव अवस्था में होता है तो वो ऑलवेज एक्टिव रहेगा, कंस्टिट्यूटिव है वो एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, और साइक्लिक एएमपी है वो साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये साइक्लिक फॉर्म ये टूट जाती है, एएमपी में बदल जाता है। ठीक है, साइक्लिक एएमपी का काम है सेल प्रोलिफरेशन का, और भी बहुत सारे काम है, आप सभी जानते हो, और आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इफ़ इनहिबिट CAMP फॉस्फोडाइएस्टरेज, अगर फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कर देगा कोई, ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी में नहीं बदलेगा, तो फिर से वही कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा, साइक्लिक एएमपी वापस एएमपी में ही नहीं बदल सकेगा। ठीक है, तो सेल प्रोलिफरेशन वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, और सेल सिग्नलिंग एक तो होती है डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग और एक होती है इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। तो डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग और इनडायरेक्ट देखेंगे हम। तो डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, जैसे दो सेल है वो कनेक्ट में आएंगे दोनों, जैसे कि पास में आ गए है ना, एक सेल है वो लाइगेंड दे रही है ना, दूसरी सेल के पास रिसेप्टर है। ठीक है, तो इसके जैसे कि ये लाइगेंड है, ये रिसेप्टर है, इसके भी जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं, जैसे कि डेल्टा नोच है ना, और फास्ट डेथ रिसेप्टर लेग टू लिन 12, तो ये सारे एग्जांपल है। APX GIP फर्स्ट। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि इम्यूनोलॉजी में होती है, उसका रिसेप्टर कौन होता है, टी सेल। ठीक है, आगे देखते हैं। और इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, जैसे कि एक सेल मान लो दूर है थोड़ी, और टॉम है, ये जेरी है, ठीक है, जेरी टॉम को पकड़, ठीक है, तो ये सिग्नल छोड़ेगा, ठीक है, रिलीज करेगा, एक्सक्रीट करेगा सिग्नल मॉलिक्यूल, और वो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये रिसेप्टर जिसके पास होगा, इस मॉलिक्यूल का उसके पास जाएगा और उस रिसेप्टर पे बाउंड होगा, फिर आगे अनदर एक्टिविटी होगी और रिस्पॉन्स होगा इसका। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन और आ रहा है, ठीक है। तो प्रूफ दैट सेल सिग्नलिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो सेल सिग्नलिंग डायरेक्ट प्रकार से हो रही है या इनडायरेक्ट, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो एक टेस्ट होता है माइका शीट का। माइका शीट क्या होती है, एक इस प्रकार की शीट होती है जिसमें पोर्स होते हैं, जिससे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो गुजर सकते हैं लेकिन दो सेल है वो कनेक्ट में नहीं आ सकेगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, मान लो इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग हो रही है तो वो तो इससे हो जाएगी, ठीक है। और अगर डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग है वो इससे नहीं होगी, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कौन सी सिग्नलिंग हो रही है उसमें, ठीक है। तो माइका शीट में ये पोर्ट्स होते हैं जो कि इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में काम आते हैं, ठीक है, सिग्नल को। तो आगे हम देखते हैं इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग का ही जो कि ऑटोक्राइन होता है, पैराक्राइन होता है, एंडोक्राइन होता है, तीन प्रकार के होते हैं, वो तीनों प्रकार हम देखेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में ही होते हैं ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन तो आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो ऑटोक्राइन क्या होती है, ऑटोक्राइन जैसे कि वो सेल है खुद ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करती है, फिर खुद के ऊपर ही उसका रिसेप्टर होता है, वो खुद के ऊपर ही जैसे रिसेप्टर पे वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड होंगे तो फिर रिस्पॉन्स होगा, तो इस प्रकार की सिग्नलिंग होगी ऑटोक्राइन। इसका एग्जाम्पल क्या है, टी सेल। तो इम्यूनोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे आगे, इम्यूनोलॉजी की भी सीरीज आएगी, एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, जो इन्फेक्शन एरिया पे होगा, जैसे कि आएंगे तो टी सेल का प्रोलिफरेशन होगा ना, तब उससे खुद से ही रिलीज होगा मॉलिक्यूल और फिर खुद पे ही बाइंड होकर टी सेल का है वो प्रोलिफरेशन होगा, ऐसी सेल बहुत सारी बन जाएगी, ठीक है। तो उसमें ऑटोक्राइन होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स पे भी, ठीक है। जैसे इंटरल्यूकिन सेकेंड है वो रिलीज होता है और टी सेल पे बाइंड होता है, फिर इसका प्रोलिफरेशन होता है। कैंसर सेल में भी ऐसा देखा जाता है। और बैक्टीरियल क्वारम सेंसिंग होता है, ठीक है, वो उसमें भी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है उसमें जैसे एक ओनली इसने क्वारम सेंसिंग में अलग प्रकार है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसने छोटा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो उससे काम नहीं चलेगा, अब तीन चार और बैक्टीरिया छोड़ेंगे तब उसकी कंसंट्रेशन जो एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट तक जब ये कंसंट्रेशन आ जाएगी ना इन मॉलिक्यूल की, तब ये खुद पे ही ये बाइंड होके ये रिस्पॉन्स होगा उनका, ठीक है। तो ज़्यादा सिग्नल मॉलिक्यूल होने के बाद में ये रिस्पॉन्स होगा उसमें क्वारम सेंसिंग में। और पैराक्राइन देख लेते हैं। पैराक्राइन क्या होता है, पैराक्राइन जो सेल दैट आर नियर वन अनदर, जो पास पास सेल के बीच में जो सिग्नलिंग होगी एकदम पास पास में जो है ना, तो उसमें वो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है ना। ये क्लोज प्रोक्सीमेटली में होती है। सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपने ये तंत्रिका न्यूरल कोशिका में देखा होगा, सिनेप्टिक सिनेप्सिस होता है और यहाँ पे इसके बीच में मॉलिक्यूल जो आता है थोड़ी देर के लिए जैसे आता है ना, वो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन रिलीज होता है बिकॉज पास में ही है, ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी भी छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये काम आ जाएगी, ठीक है। और अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए वो मॉलिक्यूल रहता है, बाद में डिग्रेड हो जाता है। एग्जांपल इसका इन्फ्लामेटरी मीडिएटरी में जैसे कि हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन है ना, प्रोस्टाग्लैंडिस, सीरोटोनिन, ठीक है, जो कि लोकल रिस्पॉन्स है, इसमें यही पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है उसमें भी, और कंडीशनल सिग्नलिंग उसमें भी ये पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है, ठीक है। एंकर सेल होता है, ठीक है, LIN3 सिग्नलिंग, EGF और मोरफोजन होता है ना, इसमें ये पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। और एंडोक्राइन में हम देख लेते हैं। एंडोक्राइन में ये लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है। एंडोक्राइनोलॉजी में आपने देखा भी होगा पिट्यूटरी ग्रंथि से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, LH, FSH है ना, वो सारे जैसे TSH थायरोट्रोपिक स्टिमुलेट, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन को पिट्यूटरी से थायराइड पे इफेक्ट करता है। लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना ऑन, और स्पेसिफिक सेल पर ही वो एक काम करेगा, ठीक है। और स्टेबल होता है वो मॉलिक्यूल बिकॉज इतनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ती है तो टाइम थोड़ा लगेगा, तो वो स्टेबल रहेगा, डिग्रेड नहीं होगा जल्दी, और कॉम्पिटेंट होता है। और हाई कंसंट्रेशन रिलीज होती है बिकॉज इतनी दूर जाना है तो ब्लड में तो हाई कंसंट्रेशन रिलीज होना पड़ेगा, ठीक है। और ग्लैंड जैसे थोड़े बहुत एग्जांपल लिख रखे हैं हमने, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराक्राइन, पेनक्रियाज जिसमें अल्फा बीटा होते हैं ना, और बीटा से इंसुलिन होता है, अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। और सिनेप्टिक सिस्टम जो कनेक्टेड रहते हैं ना, सिनेप्टिक सिस्टम होते हैं। अब केडी देख लेते हैं। केडी क्या होती है, केडी होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। केडी क्या होता है, जो 50% जब सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर पर 50% पर जब बाइंड हो जाते हैं 50% सिग्नल मॉलिक्यूल, तब वो केडी होती है, उसको केडी बोलते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिग्नल
रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई 50% रिसेप्टर, ठीक है, 50% रिसेप्टर। और ये के ए बराबर 1/kd होता है, ठीक है। और ये जैसे कि रिसेप्टर है, ये लिगेंड है, एल आर लिगेंड प्लस रिसेप्टर, ठीक है। और के डी जब भी बढ़ेगी तो मतलब उसका होगा डिसोसिएशन है, मतलब लो एफिनिटी ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। डिसोसिएशन नाम से ही पता चलता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट नाम है इसका, मतलब के डी जितनी ज़्यादा होगी उतनी लो एफिनिटी होगी सिग्नल की, और के डी जितनी कम होगी उतनी हाई एफिनिटी ऑफ होगी सिग्नलिंग की, ठीक है। और सिग्नल टाइप एंड रिसेप्टर लोकेशन, ये इसके इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम। अब सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। और लोकेशन जैसे कि साइटोप्लाज्म में है या सेल सरफेस पे है, वो भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आप सभी को पता है नॉन पोलर और पोलर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो नॉन पोलर होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल है स्टीरॉयड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और जो इसका अपवाद है, एक्सेप्शन नॉन पोलर का, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस न करके सेल सरफेस इसका रिसेप्टर होता है, ठीक है। वो कौन से एग्जांपल है इसके नॉन पोलर के? नॉन पोलर क्रॉस तो कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीधा साइटोप्लाज्म में आ सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है जो कि सीधे साइटोप्लाज्म में नहीं आते हैं, इसके रिसेप्टर होते हैं मेम्ब्रेन पे। उसके कौन से एग्जांपल है? वो है एनिमल में है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि पेन में काम आता है, और थ्रोम्बोसिस जो कि क्लोटिंग में काम आता है, और ल्यूकोट्राइनिन जो कि वेसो कंस्ट्रक्शन में काम आता है। और प्लांट में इसके एग्जांपल है ब्रेसिकोस्टेरॉइड और जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन, ठीक है। अब जो पोलर में देख लेते हैं, और लिखा नहीं है मैंने लेकिन मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ, लेकिन पहले बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें नॉन पोलर में हाइड्रोफोबिक है तो इसमें ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कभी भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर बार इनका सेल सरफेस रिसेप्टर, इसका कोई अपवाद नहीं है, हर बार इसका सेल सरफेस रिसेप्टर होगा, मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगा इनका रिसेप्टर, ठीक है। तो ये बाद में दो बात लिख देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडिफाई हमने किया है नोट्स में, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है। जो और साइटोप्लाज्म में अगर जो रिसेप्टर होता है तो उसे बोलते हैं टाइप 1 रिसेप्टर, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। और जो न्यूक्लियस में अगर रिसेप्टर होता है उसे टाइप 2 रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी नोट कर लेना, ठीक है। वैसे मैं नोट्स में जो कि आप कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज सकता हूँ, ठीक है, नोट्स। तो इसके एक्सेप्शन हमने अपवाद देख लिया नॉन पोलर के, आगे देखते हैं। तो नॉन पोलर सिग्नलिंग के एग्जांपल देखते हैं, तो रेटेनिक एसिड हो गया है ना, एग्डाइसिन, और कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, थायरोक्सिन, T2, ये सब नॉन पोलर सिग्नलिंग के एग्जांपल है। और गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CO जो कि इसका काम है जैसे कि NO का वेसोडाइलेशन में, ठीक है, वो भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, डोंट वरी। पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में देख लेते हैं। रिसेप्टर जिसके हर बार ऑलवेज रिसेप्टर इनके सरफेस पे ही होगा मेम्ब्रेन की, ठीक है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एमिनो एसिड एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ऐसे कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि एमिनो एसिड, ओनली एमिनो एसिड के होते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, ग्लूटामेट करता है, ग्लाइसिन करता है। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट किसके किसके काम में आते हैं, रोल क्या है इसका? ओपनिंग सोडियम आयन चैनल, ठीक है। तो इसमें इसका काम है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट का। एमिनो एसिड डेरिवेटिव जो जैसे कि हिस्टामिन है वो हिस्टिडीन से मिलकर बना होता है, तो ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। हिस्टामिन सीरोटोनिन है ही, आप सभी को पता है, ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। और एपिनेफ्रिन और डोपामिन ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। और ये थायरोसिन और फिनाइल एलानिन का डेरिवेटिव है, और नॉर एपिनेफ्रिन तो है ही, ठीक है। और ये केटाकोलामिन है वो भी, ठीक है, इसमें आता है, आप सभी को पता है। पोलर सिग्नलिंग पेप्टाइड, पोलर सिग्नल पेप्टाइड के बारे में देखते हैं। से शॉर्ट पेप्टाइड
से मिलकर बना हुआ होता है कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो कि ट्राई एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, 3 एमिनो एसिड का। ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड हो गया ना, बिकॉज ये 3 ही एमिनो एसिड का बना हुआ था, तो ये छोटा सा पेप्टाइड हो गया, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही बीच में। ठीक है, तो जैसे कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन शॉर्ट पेप्टाइड होता है ये ट्राई एमिनो एसिड का। और पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड जैसे कि, ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड का मिलकर बना हुआ था, उसका एग्जांपल क्या है, एडीएच। ये तो इसके तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल होंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा आ गया इसमें, पॉलीपेप्टाइड आ गया, तो इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास आएंगे। तो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलेक्टिन, बीटा एंडोर्फिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, कैल्सिटोनिन, रिलैक्सिन, इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि आयल फर्स्ट, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, सेकेंड, 14, 5, 6, 10, 13। ठीक है, ये इंटरल्यूकिन है, साइटोकाइनिन में आते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा, गामा, टीजीएफ बीटा, टीजीएफ अल्फा, सीएमपी है, वो भी वैसे तो सेकेंडरी मैसेंजर है ये, लेकिन प्राइमरी मैसेंजर डिक्टोरियस टेलियम, इसमें ये ऐसे प्राइमरी मैसेंजर ऐसे काम करता है। ठीक है, ये भी सीएमपी एक्ट है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है ये। ठीक है, बिकॉज ए एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखते हैं। हमें हार्मोन या लिगेंड की कंसंट्रेशन दी हुई है 10⁻⁻10। ठीक है, केडी का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻8। ठीक है, तो रिसेप्टर की परसेंटेज कितने परसेंटेज रिसेप्टर होते हैं होंगे, तो उसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए हैं 1%, 11%, 10% एंड 99%। तो इसको हम कैसे पता चलाएंगे? आप पहले तो ये बताओ, 10⁻−10 बड़ी होती है या 10⁻−8? बड़ी होगी 10⁻−8, बिकॉज माइनस में जितने ज़्यादा आगे जाते जाएंगे उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 10⁻−10 ये कम है वैसे देखे जाए तो। ठीक है, तो केडी क्या होती है, 50% वैल्यू होती है। ठीक है, रिसेप्टर लिगैंड बाउंड की 50% बराबर होती है केडी। ठीक है, तो 50% तो ये केडी हो गई। ठीक है, उससे भी कम हमें लिगेंड दे रखा है, 100 गुना कम। ठीक है, तो उससे भी हमें, बिकॉज 2 जीरो और जोड़ेंगे तब -10 हो गया, तो 100 गुना कम हमें दे रखा है। इसका मतलब 50% तो केडी है, उससे भी कम 100 गुना कम बता रखा है। तो देख लो, आप ही बताओ। देखो, अगर ज़्यादा होता तो 99% होता, लेकिन इसमें तो 100 गुना ही कम है, तो 1% ही होगा। ठीक है, इसका आंसर 1% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिगेंड की कंसंट्रेशन दी हुई है 10⁻−10, केडी की वैल्यू दे रखी है 10⁻−8। तो 50% बाइंड ऑन रिसेप्टर के लिए कितनी लिगेंड की कंसंट्रेशन होगी? ठीक है, तो इसमें तो ये सीधा ही दे दिया, उत्तर ही दे दिया, बिकॉज 50% रिसेप्टर के बाइंड के लिए वो क्या होता है, केडी तो होता है। केडी तो इसने खुद ने ही दे दी, और केडी तो क्वेश्चन में भी है इसका मान 10⁻−8, तो उत्तर तो इसने खुद ने ही दे दिया। तो ऑप्शन में क्या है, 10⁻−10, 10⁻−5, 10⁻−50 नहीं, 10⁻8 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। रिसेप्टर फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए होंगे ना, बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए ही तो वो अंदर न्यूक्लियर के लिए ही उसके रिसेप्टर से बाइंड होकर न्यूक्लियस में जा पाएंगे, या फिर न्यूक्लियस में ही पड़े हुए रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, बिकॉज हेडिंग ही न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए होगा, और साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, बिकॉज इस न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, नाम है इसका मतलब न्यूक्लियर में ही नहीं रहेगा, वो साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है। वो साइटोप्लाज्म में रहकर लिगैंड से बाइंड करके न्यूक्लियस में भी आएगा, न्यूक्लियस में आएगा। ठीक है, या फिर न्यूक्लियस में रहेगा, वहाँ पे लिगैंड बाइंड हो जाएगा, तो दोनों ही स्थिति हो सकती है। ठीक है, ऑल एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मेन न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर NFR। ठीक है, तो जैसे कि ये एक रिसेप्टर बनाया हुआ है, इसमें जो जिंक
फिंगर है वो डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है इसमें, एक तो रिसेप्टर पे ही, और एक है वो लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे लाइगेंड बाइंड होता है, और या फिर ये साइटोप्लाज्म में होगा तो ये न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जिस डीएनए का जीन का एक्सप्रेशन कराना होता है उस पर वो बाइंड होगा ना डीएनए पे, तो उसके लिए ये साइट होती है, जैसे कि जिंक फिंगर मोटिफ है ये, ठीक है। ठीक है, तो सिस्टीडीन होता है इसमें 4, तो ये जिंक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, बिकॉज ये रिसेप्टर डीएनए पे बाइंड होगा तो उसके लिए डोमेन तो चाहिए ना, ठीक है। और ये HRE पे ही बाइंड होता है, ठीक है। HRE मतलब हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। कोई सा भी हार्मोन अगर ग्लूकागोन होगा तो ग्लूकागोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है, वहाँ पे ही उस स्थल पे ही HRE स्थल पे ही बाइंड होगा ये, ठीक है। तो ये जिंक फिंगर मोटिफ है, सिस्टीडीन रेसिड्यू है 4C4, और NF न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर डीएनए पर कहाँ बाइंड हुआ, उसका रिजल्ट का टेस्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो टेस्ट होगा डीएनए फुटप्रिंटिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, उस रिसेप्टर का हम स्ट्रक्चर अगर डिटेल में देखें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है उसका। एन टर्मिनल डोमेन की साइड ये AB वेरिएबल रीजन होता है, एक्टिवेटर फैक्टर, ठीक है, और एक्टिवेटर फैक्टर होता है, ये वेरिएबल रीजन होता है, ठीक है। और ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है C4 जिंक, ठीक है, P बॉक्स D बॉक्स इसमें होते हैं। और फिर ये D वाला इसको बोलते हैं NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, जो कि अगर साइटोप्लाज्म में ये रिसेप्टर है तो ये न्यूक्लियर में अंदर आने के लिए ये हेल्प करता है, NLS, ठीक है, एक्सपोज होता है, ये न्यूक्लियस में आने के लिए काम आता है। हिंज रीजन यहाँ पे होता है, ठीक है, हिंज C। और ये फिर E वाला है, ये है लाइगेंड डिपेंडेंट डाइमेराइजेशन, ये लाइगेंड का एक लाइगेंड होता है उसको दो लाइगेंड डिपेंडेंट, ये रिसेप्टर डाइमेराइजेशन में काम आता है। ये ई लाइगेंड डिपेंडेंट है, मतलब लाइगेंड बाइंड होगा तभी डाइमेराइजेशन का काम करता है ये ई की वजह से। और एफ है, ये वेरिएबल रीजन है C टर्मिनल की तरफ। ये था स्ट्रक्चर न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर का। और टाइप इसके दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर के, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, जो हमने डिस्कस कर लिया। रिसेप्टर टाइप फर्स्ट साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। और विदाउट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये HSP90 प्रोटीन से बाइंड रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। HSP प्रोटीन हीट शॉक प्रोटीन होता है 90, ठीक है। साइटोप्लाज्म में NFR HSP90 के कारण इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। और टाइप 2 ये न्यूक्लियस में ही रहता है, ये रिसेप्टर बाइंड फॉर्म में HRE के, और जब तक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं आता तब तक ये HDAC हिस्टोन डीएसिटाइलेशन कंपाउंड ये होता है, इस प्रोटीन से ये बाइंड रहता है। ये जो क्या करता है, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना जो कि डीएनए के साथ बाइंड रहते हैं, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, पैकिंग में मदद करते हैं हिस्टोन प्रोटीन, तो उस पर एसिटाइल ग्रुप वो जोड़ने से रोकता है, और एसिटाइल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो वो हटा देता है, जिससे क्या होता है वो पैकिंग है वो सही रहती है डीएनए की, और एक्सप्रेशन आगे नहीं हो पाता है इस पैकिंग के कारण, ठीक है। बिकॉज जैसे कि ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है, इसके चारों ओर ये डीएनए ऐसे बाइंड रहता है, ठीक है, जिससे एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, तो उसको बाइंड फॉर्म में ही रहने देता है, ठीक है, डीएस। तो आगे देखते हैं सिग्नल जो कि एक्टिवेट करता है टाइप फर्स्ट रिसेप्टर को, वो कौन से सिग्नलिंग है। टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, एग्डाइसोन है। टेस्टोस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये सारे हैं वो टाइप फर्स्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और टाइप फर्स्ट रिसेप्टर सिग्नलिंग हम अब देखते हैं एक एग्जांपल लेकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, ठीक है। और बहुत ही अच्छा डायग्राम आ रहा है आपके सामने, इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये है वो रिसेप्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, साइटोप्लाज्म में है ये जब तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं आएगा तब तक ये HSP90 से बाइंड रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, काम नहीं करेगा। जब भी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है ये, ठीक है। तो ये जब भी आएगा ये HSP ये हट जाएगा, HSP90 ये हट जाएगा, और ये रिसेप्टर के बाइंड हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और उसका जो हमने जो रिसेप्टर का वो डाइमराइजेशन वाला वो पार्ट देखा था, उसकी वजह से ये डाइमराइजेशन हो जाएगा, दो रिसेप्टर जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, NLS वाला पार्ट हमने जो स्ट्रक्चर में देखा था वो एक्सपोज होगा, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, ये न्यूक्लियस में अंदर चला जाएगा रिसेप्टर, और जाकर कहाँ पे बाइंड होगा, HRE साइट पे। HRE साइट पे हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड रिस्पॉन्स एलिमेंट पे ये बाइंड हो जाएगा जीन पे, ठीक है। और जीन पे बाइंड करके फिर HAT, ये प्रोटीन है, इसको रिक्रूट करेगा, इसको लाएगा, जो कि क्या करता है, हिस्टोन एसिटाइलेशन ट्रांसफेरेज। हिस्टोन को हिस्टोन प्रोटीन होता है ना जो कि पैकिंग में काम करता है, तो उस पर एसिटाइल ग्रुप जोड़ने में काम करता है, जिससे क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप जोड़ते ही वो हिस्टोन है उसकी पैकिंग खुल जाएगी, हिस्टोन पार्ट है वो हट जाएंगे, और जीन है वो ओपन हो जाएगा, और एक्सप्रेशन के लिए ओपन हो जाएगा, और एक्सप्रेशन उसका हो जाएगा, ठीक है। हिस्टोन एसिटाइलेशन ओपन जीन अलाउ एक्सप्रेस यूकैरियोटिन फॉर्म में बदल देता है, ठीक है। और ठीक है, टाइप 2 रिसेप्टर की सिग्नलिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो जो कि न्यूक्लियस में ही रहता है, ठीक है, टाइप 2 रिसेप्टर तो, और बाउंड विथ HRE बाउंड फॉर्म में रहता है। एग्जांपल है इसका सिग्नल एक्टिव टाइप 2 रिसेप्टर का एग्जांपल है रेटिनोइक एसिड, थायरोक्सिन T4 और विटामिन D3, ये सब इसका एग्जांपल है जो कि टाइप 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। T3 सिग्नलिंग हम देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये टाइप 2 रिसेप्टर है जो कि बाइंड फॉर्म में रहता है, HDAC को रिक्रूट करके ही रखता है, जो कि डीएसिटाइलेशन करता है, और इसकी जीन की है वो पैकिंग रखता है, जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, ठीक है। उसमें इस प्रकार के रिसेप्टर के जैसे हम T3 सिग्नलिंग बढ़ रहे हैं, तो T3 मॉलिक्यूल इसके आएंगे, क्रॉस करेंगे, और न्यूक्लियस को भी क्रॉस कर सकेंगे ये, तो ठीक है। ये जब T3 मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियस में आ जाएंगे और रिसेप्टर से अगर बाइंड हो जाएंगे तब वो हट जाएगा, ठीक है। HDAC प्रोटीन है वो रिमूव हो जाएगा, और HAT ये हिस्टोन एसिटाइलेशन ट्रांसफेरेज प्रोटीन है उसको रिक्रूट करेगा, और जो कि क्या करेगा, जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका एसिटाइलेशन करेगा, उसकी है वो पैकिंग है वो यूकैरियोटिन में बदल देगा, ठीक है। और ये जीन खुल जाएगा, और फिर एक्सप्रेशन होने के लिए अलाउ कर देगा इस जीन को, तो इसका जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और एसिटाइल ग्रुप जुड़ता कहाँ है वो भी इसमें दे रखा है, ठीक है। हिस्टोन के लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यू जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, उसके ऊपर ये एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, एसिटाइल जो ये प्लस माइनस इसके प्रोटीन के और एसिटाइल ग्रुप के, तो ये मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर लूज इंटरेक्शन हो जाता है DNA के साथ उस प्रोटीन का, इससे ये है वो खुल जाता है जीन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, स्टीरॉयड हार्मोन आफ्टर जीन एक्सप्रेशन भाई एक्टिवेटिंग डियर, चलो पीछे से शुरू करते हैं पढ़ना। स्टीरॉयड हार्मोन अल्टर जीन एक्सप्रेशन बाई, स्टीरॉयड हार्मोन जीन एक्सप्रेशन को किस प्रकार से करता है, अल्टर बाई जीन एक्सप्रेशन बाई बाइंडिंग HRE इन DNA। तो HRE हार्मोन रिस्पॉन्स DNA, तो वो तो पहले से ही, वो तो एक रीजन है, एलिमेंट है, वो तो DNA में पहले से ही रहता है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेटिंग डियर रिसेप्टर मेकिंग डियर HRE कैपेबल ऑफ बाइंडिंग DNA, मतलब HRE को DNA में बाइंडिंग करने में कैपेबल करता है, तो HRE ने तो पहले से ही DNA पे बाइंड, यार वो तो DNA का ही पार्ट है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। हैविंग HRE दैट बाइंड DNA, ये भी गलत हो गया। लास्ट बचा जो कि राइट है, एक्टिवेटिंग डियर रिसेप्टर मेकिंग देम कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, तो उस रिसेप्टर को ये स्टीरॉयड हार्मोन इसके काबिल करता है कि वो HRE के ऊपर बाइंड कर जाए, तो यही सही है जो हमने पढ़ा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, तो गैसीय सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हमने पीछे देखा था, CO और NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग चलो देख लेते हैं, ठीक है। NO और CO वेसोडाइलेशन में इसका होता है। वेसोडाइलेशन क्या होता है, जैसे कि ये जैसे कि ब्लड वेसल्स है मान लो, ठीक है, इसके चारों तरफ, जैसे कि एपिथेलियम की लेयर है ब्लड वेसल्स की, इसके चारों तरफ ये स्मूथ मसल्स होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो जो एक तो वेसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, उसमें क्या होता है, जो स्मूल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचित हो जाती है, और इस वेसल्स को भी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो ये तो ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये NO और CO नहीं कराती है, NO और CO क्या कराती है, वेसो डायलेशन कराती है, बिकॉज ये स्मूथ मसल्स जो सराउंडिंग स्मूथ मसल्स होती है उनको रिलैक्स कर देती है, ठीक है, जिससे क्या होती है, ब्लड वेसल्स है वो
रिलैक्स हो जाती है और डायलेशन हो जाता है उनका, और ब्लड फ्लो वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो एनो इसकी हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ एनो सिग्नलिंग। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा डायग्राम, विदाउट समझने के तो ये समझ में नहीं आएगा, तो चलो समझते हैं। बहुत ईजी है समझने के बाद में तो। ठीक है, तो ये एंडोथेलियल सेल्स है। ठीक है, और यहाँ से मान लो कोई भी सिग्नल आया, इस न्यूरल सिग्नल से आता है, और सिग्नल आया यहाँ से, सिग्नल आते ही ये GPCR है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है, अब हमने पीछे देखा था एक्टिवेट होने पे एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। ठीक है, ठीक है, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो वो क्या कराता है, इसका काम क्या है एडेनाइल साइक्लेज का, CAMP की कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम है ना। ATP से CAMP बनाता है, तो ये एडेनाइल साइक्लेज से CAMP बनेगा। ठीक है, और साइक्लिक AMP क्या काम कराता है, ये सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये क्या काम कराता है, ये किसी दूसरे प्रोटीन को एक्टिव करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा फॉस्फोराइल करके। ठीक है, तो ये प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम है, एनो सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोटीन काइनेज ए है वो एनो सिंथेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो एनो सिंथेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो आर्जिनिन है उसके ऊपर काम करता है, एनो सिंथेज उसके ऊपर काम करता है, आर्जिनिन जो है उसको सिट्रुलिन प्लस में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। आर्जिनिन को सिट्रुलिन बनाता है और प्लस में एनो रिलीज होती है, जो कि एनो रिलीज होती है, बहुत सारी एनो रिलीज होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, डिफ्यूजन, बिकॉज एनो गैस है उसका डिफ्यूजन हो सकेगा, तो उसका डिफ्यूजन इस सेल से दूसरी सेल, स्मूथ मसल जो कि सराउंडिंग मसल्स होती है उसमें चली जाएगी एनो। ठीक है, उसमें सारी स्मूथ मसल्स में, सराउंडिंग स्मूथ मसल में एनो चली जाएगी। तो एनो का काम क्या होगा, एनो का काम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, एनो क्या करा रही है, देखो एनो ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम है उसको एक्टिव करा रही है, एनो दूसरी स्मूथ मसल्स में ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराएगी। ग्वानाइल साइक्लेज जैसे कि एंजाइम से ही पता लग रहा है, ग्वानाइल साइक्लेज है वो GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, साइक्लिक GMP वो क्या करेगा, वो जैसे कि साइक्लिक AMP CAMP क्या किया था, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट किया था, और साइक्लिक GMP है वो प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करेगा। ग्वानाइल साइक्लेज CMP बनाएगा, CMP PKG प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट कराएगा, जो कि क्या कराता है, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन कराता है, जिससे वेसोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आर्जिनिन का एनो सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रुलिन और एनो बनता है, एनो माइग्रेट हो जाता है स्मूथ मसल्स में बाय डिफ्यूजन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम रेगुलेशन देख लेते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड शॉर्ट हाफ टाइम होता है उसका, हाफ लाइफ, थोड़ा लाइफ स्पेन है वो, ये भी अनस्टेबल होता है एक प्रकार से हम कहें तो, ये शॉर्ट हाफ लाइफ होता है उसकी, फ्यू सेकेंड ही, बहुत ही कुछ सेकेंड। ठीक है, और एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज उसका भी एक्टिवेशन कराता है, बिकॉज साइक्लिक AMP को जिसने इसने बनाया था एनो ने, तो उसको वापस से ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए काम करेगा, तो फिर ये एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, तो ये वापस CGMP को GMP में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। ठीक है, ड्रग्स दवाइयाँ जो लेते हैं, तो ड्रग्स में भी इसका ड्रग से रेगुलेशन क्या है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है वो है, एनो को बढ़ाती है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, कंटिन्यूस वेसोडाइलेशन होता रहेगा, और ये हार्ट डिजीज़ में ये नाइट्रोग्लिसरीन काम आती है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ में ये काम आएगी नाइट्रोग्लिसरीन। और एक आता है नाम सेल्डेनोफिल टेडोफिल। ठीक है, और जिस वाइग्रा का ये नाम है, तो वाइग्रा, और वाइग्रा है जो क्या काम करता है, इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्टरेज और CGMP एंड साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन वो बढ़ा देगा, बिकॉज इनहिबिट करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टरेज की एक्टिविटी को हटाता है। फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करता है, CGMP हो गया, जैसे CGMP को GMP में बदलेगा, CAMP को AMP में बदलेगा, तो उसका काम ही ये खत्म कर देगा। मतलब CAMP और GMP का कंसंट्रेशन बढ़ा ही रहेगा, और बढ़ा ही रहेगा तो वेसोडाइलेशन भी कंस्टिट्यूशन रहेगा, बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाइग्रा काम करता है। ठीक है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी में भी वाइग्रा का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये वेसोडाइलेशन पेनिस की जो स्मूथ मसल्स में ये करके इरेक्शन का उसमें यूज होता है, तो इससे है ये यूज होता है इसका, इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए हो गया आप। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर जी
प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए ही ये होता है, बिकॉज पोलर मॉलिक्यूल है वो कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, इसके लिए इसके ऊपर सरफेस के ऊपर ये रिसेप्टर होता है, और ये एंड टर्मिनल है उसका, जिसके ऊपर ग्लाइकोसाइल की है वो कार्बोहाइड्रेट की है वो लेयर होती है, बिकॉज ये ग्लाइकोप्रोटीन माना जाएगा। फिर ये रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन हो गया ना अपने आप, और जो है उसकी जो डोमेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी क्रॉस स्पेन की हुई होगी, और 7 ट्रांस मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 बार क्रॉस कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करेगा वो पार्ट होगा अल्फा हेलिक्स वाला, प्रोटीन स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स की होगी, बिकॉज ठीक है। और सी टर्मिनल की तरफ ये जी अल्फ़ा जीटीपी बाउंड में जी अल्फ़ा के साथ में बीटा और गामा भी जुड़े रहेंगे। हमने देखा जीटीपी बाउंड में ये जी अल्फ़ा वाला एग्जांपल देख रहे हैं, तो जीटीपी बाउंड में ये इनएक्टिवेट रहेगा, और हेट्रोमेरिक जी प्रोटीन है ये। जैसे कि जी प्रोटीन है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल जी प्रोटीन, लार्ज जी प्रोटीन। स्मॉल जी प्रोटीन में तो मोनोमेरिक सब यूनिट जैसे कि आएगी, तो पीछे जो हमने देखा अल्फा बीटा गामा वो तो ट्राइमेरिक हो गया, मोनोमेरिक स्मॉल जी प्रोटीन में नहीं आएगा वो, ठीक है। स्मॉल प्रोटीन में मोनोमेरिक सब यूनिट वाले आएंगे, ओनली एक ही प्रोटीन जिसमें योगदान रहेगा। तो उसका एग्जांपल है रेन, आरएन जिसका काम होता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का, आरएबी जिसका वेसिकल फ्यूजन में होता है, और एआरएफआई, एचएआर, रहेब, आरएचईबी ये है एमटीओ के पाथवे को एक्टिवेट करता है। रास है वो रास में काइनेटिक एक्टिविटी रखता है। ईएफटीयू है ये ट्रांसलेशन में योगदान रहता है। तो मेन तो ये है लार्ज जी प्रोटीन वाला, ठीक है। सेल सिग्नलिंग में ये है मेड अप फ्रॉम मोर देन 1 सब यूनिट, जैसे कि हम जी अल्फा इसक वाला एग्जांपल देखते हैं, तो बीटा और गामा इसके साथ रहते हैं, जीटीपी बाउंड में इनएक्टिवेट रहता है, ठीक है। थोड़ा और आगे जाएं तो जैसे कि ये है, एक बार सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है, हाँ है ना। और सिग्नलिंग अगर एब्सेंट रहेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल मान लो हार्मोन वगैरह कुछ नहीं होगा, तब तो ये जीडीपी बाउंड स्टेट में रहेगा, और ये बीटा गामा भी साथ में रहेंगे, ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है। सिग्नल जैसे ही आया वो जीईएफ ग्वानाइल एक्सचेंज फैक्टर की वजह से ये जीटीपी है वो जीडीपी है वो जीटीपी से एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे जीटीपी बाउंड अवस्था में आ जाएगा, ये जीटीपी बाउंड अवस्था में ये आएगा, तो ये अल्फा ये बीटा गामा है वो प्रोटीन अलग हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा इस बीटा गामा का, ठीक है। यहाँ पे ये बीटा गामा का डिसोसिएशन हो गया, और ये गलत डायग्राम है, यहाँ पे होगा जी अल्फा, यहाँ पे जी टी पी, ये बाउंड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये है सही डायग्राम, ठीक है। तो इसको भी सही कर लिया है हमने, ठीक है। और गलती इंसान से ही होती, चलो फिर आरजीएस और जीएपी, जीटीपी एज एक्टिविटी होगी, तो जीटीपी एज एक्टिविटी क्या करता है, जो जीटीपी है उसको जीडीपी से रिप्लेस कर देगा, जीटीपी एज एक्टिविटी, तो फिर से इनएक्टिवेट हो जाएगा। बिकॉज जो जैसे कि हार्मोन अगर आता है तो जीटीपी बाउंड में अगर लाता है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो ऑलवेज जीटीपी बाउंड में ही रहेगा, उसको रिस्पॉन्स पूरा होने के बाद में वापस पहले वाली स्टेट में भी तो आना पड़ेगा, तो वो जीटीपी एज एक्टिविटी के द्वारा पहले वाली स्टेट में आ जाएगा जीडीपी बाउंड में, ठीक है। और कोलेरा टॉक्सिन रोल हम देख लेते हैं, ठीक है। कोलेरा टॉक्सिन भी देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा, उसके बारे में भी हम डिटेल से देख लेते हैं। तो ये कोलेरा टॉक्सिन ये डिजीज होती है वैसे तो, और ये किसके कारण होती है, विब्रियो कोलेरा है ये, ठीक है। जो क्या सिक्रेट करता है, एक जो टॉक्सिन है मतलब सिक्रेट करता है ये कोलेरा टॉक्सिन प्रोटीन, है ना। तो ये क्या करता है, ये एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल को इफेक्ट करता है, और कोलेरा डिजीज करता है, जो कि क्या करता है, डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी बीमारियाँ, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, चलो। तो कोलेरा टॉक्सिन ये आ गया, ठीक है। ये कोलेरा टॉक्सिन जैसे ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये जीटीपी बाउंड स्टेट में है, मान लो ये जी अल्फा एस, ठीक है। तो जीटीपी बाउंड में एक्टिवेट होता है, और एडेनाइल साइक्लेज है वो साइक्लिक एएमपी बनाता है, और वो आगे फर्दर रिस्पॉन्स करता है। तो मान लो ये जी अल्फा एस जीटीपी स्टेट बाउंड स्टेट में है, और कोलेरा टॉक्सिन आएगा तो क्या करेगा, इस पे एडीपी राइबोसाइलेशन करता है इसके ऊपर जी अल्फा एस पे। तो इससे क्या होता है, एडीपी राइबोज ये इसका काम क्या होता है, ये जीटीपी बाउंड को इस फॉर्म में लॉक कर देगा वापस, जीडीपी ये नहीं बन पाएगा, जीटीपी एज एक्टिविटी इस पे नहीं होगी, ये जीटीपी से जीडीपी नहीं बदलेगा, इस फॉर्म में ही लॉक हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो इसका कंटिन्यूस है वो एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट रहेगा, और साइक्लिक एएमपी बनता रहेगा, और ठीक है, इससे कोलेरा डिजीज होगी, ठीक है। और एक होता है जी अल्फा आई, दूसरा प्रकार का ये प्रोटीन है, इनहिबिटरी सब यूनिट है जी अल्फा आई, इसके बारे में हम देख लेते हैं।
तो ये क्या होता है, जीडीपी बाउंड स्टेट में है वो एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट रखता है, ये जी अल्फा आई वाला। ये जीडीपी बाउंड स्टेट में है ना, वो एक्टिवेट रखता है एडेनाइल साइक्लेज को, ठीक है। बट जीटीपी बाउंड स्टेट में जब ये आएगा, वो जब एडेनाइल साइक्लेज को वो इनहिबिट रखेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा उल्टा है बस जी अल्फा आई में, ठीक है। एक दूसरा एक आता है पर्टूसिस टॉक्सिन रोल, पर्टूसिस डिजीज, पर्टूसिस टॉक्सिन रोल, इसका भी हम देख लेते हैं। पर्टूसिस टॉक्सिन इफेक्ट टू जी अल्फा आई सब यूनिट, जो हमने ऊपर जी अल्फा आई उसके ऊपर इफेक्ट करता है ये, ठीक है। बोर्डेटेला पर्टूसिस है वो रिलीज करता है, ये है स्पीसीज बोर्डेटेला पर्टूसिस, ये रिलीज करता है एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। और इसकी है ए और बी ये टाइप का होता है ये। तो इफेक्ट ये किसके ऊपर इफेक्ट करता है, ये रिस्पायरेटरी एपिथेलियल सेल पे रिसेप्ट इफेक्ट करता है, जबकि जो हमने कोलेरा टॉक्सिन देखा था वो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल को इफेक्ट कर रहा था, और जबकि ये पर्टूसिस है वो रिस्पायरेटरी एपिथेलियल सेल को इफेक्ट करता है, और जिससे क्या होता है वूपिंग और कफ जैसे लक्षण होते हैं, ठीक है। और पर्टूसिस टॉक्सिन ये क्या करता है, ये जी अल्फा आई के ऊपर राइबोसाइलेशन एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है जीडीपी बाउंड स्टेट में। तो जीडीपी बाउंड स्टेट में राइबोसाइलेशन का काम हमने देखा था, तो वो उसी स्टेट में लॉक कर देता है, तो जीडीपी बाउंड स्टेट में ये लॉक हो जाएगा, और इनहिबिटरी सब यूनिट में जीडीपी बाउंड स्टेट में लॉक हो जाएगा। तो एडेनाइल साइक्लेज वो हमने इसका काम उल्टा है आई का, तो ये कंस्टिट्यूटिव एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट रहेगा, जिससे साइक्लिक एमपी बढ़ता रहेगा, ठीक है, और जिससे ये वूपिंग और कफ जैसी ये है वो बीमारी होगी। तो अब आता है एक और जी अल्फा क्यू फॉस्फोलाइपेज सी बीटा सब यूनिट। तो जी अल्फा क्यू वाला इसको ये स्टिमुलेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, ये इसका काम ये होता है, ठीक है। और जी अल्फा क्यू ये जीडीपी बाउंड स्टेट में ये इनएक्टिवेट ही रहेगा, ठीक है। और जब इसके ऊपर सिग्नल आएगा तो ये जी अल्फा क्यू है वो जीटीपी बाउंड में आ जाएगा, ठीक है। जीई ग्वानाइल एक्सचेंज फैक्टर से जीईएफ से की वजह से, ठीक है। सिग्नल आते ही ये जी अल्फा क्यू है वो जीटीपी बाउंड में रह जाएगा, और ये बीटा गामा ये अलग हो जाएंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज जैसे कि नाम से पता चलता है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा ये प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोलाइपेज नाम से ही स्पष्ट होता है, ये फॉस्फोइनोसिटेल बाईफॉस्फेट है उसको एक्टिवेट करता है या फिर बनाता है, ठीक है। PIP2, ठीक है, यहाँ पे है, और फॉस्फोइनोल बाईफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है IP3 और DAG बनाता है, ठीक है। जो कि IP3 का काम क्या है, IP3 का काम है रिलीज कैल्शियम फ्रॉम ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज कराना IP3 का काम है, ठीक है। और DAG का है एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी का एक्टिवेशन कराने का। तो ये हमने देखा क्यू सब यूनिट में, ठीक है। फॉस्फोलाइजर एक्टिवेट, फिर PIP2, फिर IP3 DAG जिसका IP3 का काम हमने देख लिया, कैल्शियम रिलीज का, प्रोटीन काइनेज सी का, ठीक है। और फिर है जी अल्फा टी ट्रांसड्यूसिन, जी अल्फा टी है ट्रांसड्यूसिन है, इसका हम देख लेते हैं, जैसे कि क्लियर कर देता हूँ मैं थोड़ा। हाँ, ये रोडोप्सिन रोड सेल है, जो कि रेटिना में जो सेल्स होती है उसके ऊपर रिसेप्टर होता है रोड सेल्स पे, ठीक है, रोडोप्सिन रिसेप्टर, ठीक है। उस पर क्या होता है, जब हम आंख बंद कर लेते हैं, मान लो हम जब आंख बंद करते हैं थोड़ी सी सेकंड में, तब क्या होता है ये जी अल्फा टी है वो इनएक्टिवेट रहता है इन डार्क। हम जब आंख बंद करते हैं तो लाइट नहीं आती है, तो ये रोडोप्सिन रिसेप्टर में ये इनएक्टिवेट रहता है ये प्रोटीन, जिससे क्या होता है इनएक्टिवेट रहने में ये साइक्लिक जीएमपी है वो रहता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और जो सोडियम चैनल है उसके रिसेप्टर से जुड़कर उसे ओपन रखता है, ठीक है, डार्क में, ठीक है। तो ये साइक्लिक एएमपी है वो रहता है, जो कि इसके ऊपर ये रिसेप्टर ये अलग सोडियम आयन चैनल है उसके ऊपर ये बाइंड होकर उसको ओपन रखते हैं, ठीक है, जिससे सोडियम अंदर आ जाएंगे और क्या होगा डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। और जब भी लाइट आएगी या जब भी हम आँख खोलेंगे, आँख हम ज़्यादा देर तक खोलते हैं, तो आँख हम खोलते हैं तो क्या होता है, जो इसमें भी प्रोटीन होता है वो 11 सिस रेटिनल है वो ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है लाइट की उपस्थिति में। तो थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस होते हैं प्रोटीन में, जिससे क्या होता है वो जी अल्फा टी है वो जीडीपी से जीटीपी बाउंड में आ जाता है,
जिससे क्या होता है ये फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे क्या होता है डार्क में तो CAMP जो रहता था उसको ये खा जाएगा ये फॉस्फोडाइएस्टरेज है वो CAMP को तोड़ देगा और GMP में बदल देगा, जिससे कि CMP है वो इसके ऊपर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो ये है वो CMP है वो GMP में बदल जाएगा, जिसके कारण ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं होने के कारण ये है जो चैनल है वो क्लोज हो जाएगा और सोडियम अंदर आ नहीं पाएंगे और चैनल है वो स्टॉप हो जाएगा, डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन का स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओह, प्लांट सेल सिग्नलिंग आ गई है, तो मैं थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेता हूँ बिकॉज बहुत देर हो गई है यार, गर्मी में कंठ सूख गए। तो थोड़ा सा पानी पी के हम फिर से शुरू करते हैं और आप भी वीडियो को रोक कर पानी पी लेना। ठीक है, तो हाँ आ गए हैं हम वाटर ब्रेक लेकर फिर से। तो प्लांट सेल सिग्नलिंग हम शुरू करते हैं फिर से उसी जोश के साथ। जो प्लांट सेल में, तो प्लांट में हार्मोन जैसे कि हमारे दिमाग में आता है पहली बार में जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड जैसे कि जिब्रेलिन सेल सिग्नलिंग इन प्लांट में देखते हैं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ और सोल्यूबल रिसेप्टर के साथ दोनों प्रकार होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर तो मॉलिक्यूल है वो डेला और ग्रास जो कि इनहिबिटर प्रोटीन है वो इसमें होता है, तो उस प्रोटीन वो नेगेटिव रेगुलेटर होता है और जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग में। ठीक है, तो ये अगर होता है ये इनहिबिटर प्रोटीन है तो इस सिग्नलिंग में मेन फोकस किस पे रहेगा, इसको डिग्रेड करने का, बिकॉज ये इनहिबिट कर रहा है अपनी एक्टिविटी को जो कि हमें करा रहा है, तो इसको डिग्रेड करेंगे तभी तो हमारी एक्टिविटी होगी, है ना। तो इसको हमें डेला और ग्रास प्रोटीन जो कि इनहिबिटर प्रोटीन है उसको हमें क्या करना है, डिग्रेड। ठीक है, तो ये डिग्रेड होगा इस सिग्नलिंग में। तो चलो देखते हैं। तो ये एक मोनोकोट है, उसका एक है सीड है, बीज है। ठीक है, ये सब बीज आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो ये जैसे कि ये स्टार्च वाला पार्ट है, इसके चारों तरफ ये एलिरॉन सेल्स की एक लेयर होती है। ठीक है, इस स्टार्च के साथ तो ये एलिरॉन सेल्स है। ठीक है, उसकी एक लेयर है, ये स्टार्च के अराउंड सराउंडिंग है। ठीक है, और ये है अपनी कोटाइलोडोन और रेडिकल, ये एरियाज है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो एलिरॉन सेल्स है उसमें होती है सिग्नलिंग। तो चलो देखते हैं। एलिरॉन सेल्स है उसकी सरफेस पर जिब्रेलिक एसिड है वो उसका रिसेप्टर होता है। ठीक है, एलिरॉन सेल्स पर उसका जिब्रेलिक एसिड का रिसेप्टर होता है, जहाँ पे जिब्रेलिक एसिड आएगा वहाँ पे बाइंड होता है और अल्फा एमाइलोज है उसको बनाता है। अल्फा एमाइलेज है इसको बनाता है। ये एंजाइम क्या करता है आप सभी को पता है, स्टार्च को डिग्रेड करता है। वो इस सेल में एमाइलेज बनेगा और यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा ये एमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को डिग्रेड करेगा और मान लो ग्लूकोज बनाएगा। तो उससे क्या होता है, एनर्जी मिलेगी सीड को और सीड जर्मिनेशन में हेल्प होगी। ठीक है, तो एमाइलेज है उसको बनाता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जिससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो कि है एम्ब्रियो में जाकर उसके मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट करता है, बिकॉज ग्लूकोज तो हम मेटाबॉलिक पाथ में तो ग्लूकोज ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो ठीक है, उसको एक्टिवेट करके उसका आगे फर्दर एक्टिविटी कराता है। ठीक है, तो जैसे कि ये है रिसेप्टर और यहाँ से एक्टिविटी होके सारी अल्फा एमाइलेज बनाता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम इस बड़े सारे डायग्राम से हम देखेंगे। ठीक है, जो कि सुनने के बाद में समझ में आ जाएगा इजीली, अभी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ये एलिरॉन सेल्स का ये सरफेस है, यहाँ पे ये रिसेप्टर है जिब्रेलिक एसिड का, और जैसे ही जिब्रेलिक एसिड आएगा तो ये जो यहाँ पर है वो जी अल्फा प्रोटीन है वो जीटीपी बाउंड में आ जाएगा, जिससे ये दोनों है बीटा अल्फा ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये अलग हो जाएंगे जीटीपी बाउंड अवस्था में, ये एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा। जिब्रेलिक एसिड आने के बाद में फिर क्या होगा, ये दो प्रकार की एक्टिविटी करेगा जीटीपी बाउंड में आने पर, ये एक्टिवेट होने पे। एक तो एडेनाइल साइक्लेज से साइक्लिक एएमपी ग्वानाइल साइक्लेज से ये साइक्लिक जीएमपी का निर्माण करेगा, और दूसरी तरफ ये कैल्शियम के आयन के कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। ठीक है, तो सीजीएमपी को बढ़ाएगा, तो उससे क्या होता है, ये क्या काम करेगा आगे जाके, ये है वो एफ बॉक्स प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेगा, जो कि है वो न्यूक्लियस में जाके, ये न्यूक्लियस में आ गया है बॉक्स प्रोटीन। ठीक है,
वो न्यूक्लियस में आके डेला और ग्रास, जो प्रोटीन हमने सुना था वो इनहिबिटरी प्रोटीन था ना, जो कि जो हमारे डिजायर जीन है, जैसे कि माई बी जीन, इसका एक्सप्रेशन हमें कराना है मान लो, तो उसके ऊपर ये एक्टिव बैठ कर डेला प्रोटीन उसको इनहिबिट रहता है तो रखता है, तो इसको हमने डिग्रेड कराना है, तो ये एबॉक्स प्रोटीन हमारा सिग्नलिंग के द्वारा इसके ऊपर बाइंड करेगा और उसको डेला प्रोटीन को हटा देगा, हटाकर उसको 26 प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन में ले जाकर उसको डिग्रेड कर देगा डेला प्रोटीन को। तो यहाँ से डेला प्रोटीन हट जाएगा और अब आरएनए पोल इसके ऊपर बाइंड कर सकेगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा माई बी जीन का, जो कि हमारा डिजायर जीन है उसका एमआरएनए बनेगा। ठीक है, जो कि एमआरएनए है वो साइटोसोल में जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, साइटोसोल में प्रोटीन बनाएगा, माई बी प्रोटीन मान लो बना लिया है, जो कि है फिर से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फिर से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसका मतलब वापस से न्यूक्लियस में जाएगा ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए। ठीक है, तो ये जा रहा है वापस न्यूक्लियस में। ठीक है, अब ये वापस न्यूक्लियस में आ गया है दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखना, ये वापस हमारा माई बी जीन का ये प्रोटीन माई बी प्रोटीन है, ये आके अपना अल्फा अमाइलेज जीन पे ये बाइंड हो जाता है और क्या करता है, आरएनए पोल को लाकर इसका ट्रांसक्रिप्शन कराता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम का, जिससे इसका एमआरएनए बनेगा और ये क्या करता है, इसका एमआरएनए बनेगा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके ये इसका मान लो प्रोटीन बन गया यहाँ पे अल्फा एमाइलेज, और इसके ग्लोबुलर फॉर्म में ये एंजाइम बन रहा है, बिकॉज ये एंजाइम उस सेल्स में ही बन रहा है और उस सेल्स के बाहर उसको जाना पड़ेगा इस एंजाइम को स्टार्च की तरफ, तो उसको बाहर उस सेल से बाहर ले जाने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए इसको सेल से बाहर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, वेसिकल फ्यूज भी करानी पड़ेगी, तो वहाँ पे काम आएगा कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन ये है यहाँ से, जो कि शुरू में ही हमने कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी थी। ठीक है, तो ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, कार्बोमोडेलिन के साथ मिलकर ये कैल्शियम कार्बोमोडेलिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और इधर एमाइलोज का पैकिंग हो रही है एआर में। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोमोडेलिन कॉम्प्लेक्स है, इससे ये वेसिकल फ्यूजन का काम होएगा और ये है वो बाहर की तरफ है, वो रिलीज कर देगा अल्फा एमाइलोज स्टार्च की साइड की तरफ, स्टार्च साइड की तरफ, डायग्राम में हमने देखा था उसकी साइड की तरफ ये एंजाइम है वो रिलीज हो जाएगा, वो फिर ना वो स्टार्च से ग्लूकोज बनेगा और वो ग्लूकोज एमडीओ में जाके उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो इजी था। ठीक है, समझ में आ गया है, आई होप कि समझ में आ गया है। ठीक है, अब आप मेरे भेजे हुए नोट्स को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाद में आपको, अब डेला तो देख लिया, अब हमने ग्रास प्रोटीन देखना है। ठीक है, ग्रास प्रोटीन है वो फैमिली ऑफ प्रोटीन, उसमें जिब्रेलिक एसिड इनसेंसिटिव GAI, रिप्रेसर ऑफ GAI और स्क्रेक्रो SCR, तो ये इसमें दे रखा है, तो 400 से 700 एमिनो एसिड का ये होता है। ठीक है, डेला ग्रास ये है। ठीक है, डेला एक तरफ है, ग्रास एक तरफ, ये 400 से 700 एमिनो एसिड का होता है डेला ग्रास। ठीक है, ऊपर ये प्रॉपर्टी इनकी है। ठीक है, और ये एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल की साइड में ये डेल्टा है और सी टर्मिनल की तरफ ये ग्रास है। ठीक है, तो डेला, इसका डेला के नाम पर ही ये क्यों पड़ा है, बिकॉज इसकी साइड में ये है वो डी, अगर आपको पता होगा तो डी हम किस एमिनो एसिड के लिए बोलते हैं, एस्पार्टेट एसिड एमिनो एसिड को हम बोलते हैं डी, और ई हम किसके लिए बोलते हैं, ग्लूटामेट के लिए, और एल है ल्यूसिन के लिए होता है, ल्यूसिन, और ए है वो एलानिन के लिए। तो डेला इस प्रकार से ये एमिनो एसिड के सीक्वेंस इस साइड की तरफ होते हैं। ठीक है, 400 से 700 एमिनो एसिड टोटल होते हैं इस प्रोटीन में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं सोल्यूबल रिसेप्टर। ठीक है, अब सोल्यूबल रिसेप्टर देखते हैं, GID1 जिब्रेलिक एसिड इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1, GA इनसेंसिटिव ड्रॉप 1 सोल्यूबल रिसेप्टर है ये। ठीक है, GA हाइड्रोफोबिक कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये जिब्रेलिक एसिड है मान लो, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक होने के कारण ये क्रॉस कर सकता है। तो GA1 है, ये आ रहा है मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो अंदर आ रहा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में आ गया है, ये न्यूक्लियस में भी आ सकेगा, न्यूक्लियस में आ गया है। ठीक है, और F-बॉक्स प्रोटीन भी आ गया है। ठीक है, एक्टिवेट होकर, और ठीक है इसको बाद में देखेंगे।
GA1 ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपना आ गया है और वो अब है रिसेप्टर, इसका हम देख रहे हैं GID1 रिसेप्टर, इसके साथ ये बाइंड होगा GA1, इसके साथ बाइंड होकर ये फिर ये क्या कराएगा, ये जैसे कि ये हमने ऊपर ये ग्रास डेला प्रोटीन हमने ये जो देखा है ऊपर ये वाला, ठीक है। तो ये इसको ही इधर मोड़ कर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो यही वो प्रोटीन है GID1 कॉम्प्लेक्स है, वो इसके साथ आ जाएगा और ये है इसको रिक्रूट करेगा डेला ग्रास प्रोटीन को, इसके साथ अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। ये एक्टिवेट है, ये इसको रिक्रूट कर लेता है, पास में जोड़ लेता है डेला ग्रास को, ठीक है। फिर क्या होता है, ये एफ बॉक्स आता है, इसके ऊपर ये बाइंड हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस में आके ये ग्रास वाली साइड में ये बाइंड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर एफ बॉक्स ये एफ बॉक्स इसके ऊपर बाइंड होने के कारण क्या होता है, इसका यूबिक्विटिनिन हो जाता है ग्रास का, मतलब ग्रास प्रोटीन की साइड में यूबिक्विटिनोन है, ये बहुत सारे जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है 26 प्रोटियोसोम से इसका डिग्रेडेशन हो जाता है डेला ग्रास का, ठीक है। इससे क्या कर रहे हैं हम, डेला ग्रास को हम जो कि इनएक्टिवेटर है इसको हम डिग्रेड करना चाहते हैं। जो क्या होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है वो अपना रिसेप्टर इसके ऊपर बाइंड करता है, जो कि इसको रिक्रूट कर लेता है सिग्नल से, इसको पास में जोड़ लेता है और एफ बॉक्स आता है उसको डिग्रेड कर देता है, सिंपल। तो कई महीनों बाद क्वेश्चन आया है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरर रेगुलेट प्लांट हाइट इन रिस्पॉन्स टू जिब्रेलिक एसिड आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो नीचे नीचे दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तो इनमें से करेक्ट कौन से है वो हमने देखना है, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ ए जिब्रेलिक एसिड बाउंड रिसेप्टर टू द प्रमोटर ऑफ डेला डोमेन contain ग्रास प्रोटीन जीन and blocking its expression, binding of the GA receptor complex to GRAS or directing GRAS for ubiquitination and degradation by the 26 proteasome, ठीक है। और एक तो ये सही हो गया, ठीक है, सी बिकॉज हम डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और माइक्रो DNA डायरेक्टेड डाउन रेगुलेशन ऑफ द ग्रास प्रोटीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और भी हमने जो देखा बाइंडिंग ऑफ द जिब्रेलिक एसिड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टू ग्रास, तो जो हमने GA और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो हमने पीछे अभी अभी देखा है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है वो डेला और ग्रास को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू ग्रास के ऊपर ये जोड़ा था, तो ये एक तो ये सही हो गया, एक सी सही हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन बी और सी सही हो गया ना, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। राइट आंसर ये हो गया बी एंड सी, ठीक है, और गलत है, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम साइटोकाइनिन सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ये देखते हैं, चलो टू कंपोनेंट सिस्टम जब हम बात करते हैं तो आप सभी पूछेंगे कि टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में होता है और प्रोकैरियोट्स नॉर्मली बेसिकली में होता है, ठीक है, और यूकैरियोट्स में नहीं होता है ये, ठीक है। तो बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्रोकैरियोट में होता है टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम नाम से ही पता चलता है, टू मतलब दो कंपोनेंट, मतलब प्रोटीन, दो प्रोटीन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आप आगे समझ जाओगे, ठीक है, डोंट वरी, मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, दो प्रोटीन, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम में हम देखते हैं, जैसे कि पहला है हिस्टिडीन काइनेज सेंसरी प्रोटीन होता है इसमें एक, ठीक है, होमोडाइमर, ये होमोडाइमर होता है एक जैसे, मतलब दो प्रोटीन होता है, तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट तो ये हो गया, मान तो एक एग्जांपल देख रहे हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक तो कंपोनेंट ये होगा हिस्टिडीन काइनेज सेंसरी प्रोटीन हो गया, ठीक है, जिसमें एक इनपुट है जहाँ पे ये साइटोकाइनिन ये है बाइंड होता है, और एक है ट्रांसमीटर डोमेन है, ठीक है। और आगे हम इसका काम देखेंगे, ठीक है। आफ्टर ये साइटोकाइनिन बाइंड होने के बाद में ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है इस हिस्टिडीन रेसिड्यू पे, ठीक है। जैसे ये साइटोकाइनिन ये बाइंड होगा बैक्टीरिया में, ठीक है, ये इनपुट डोमेन की तरफ बाइंड होगा सेंसरी प्रोटीन में, और हिस्टिडीन प्रोटीन है उसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोराइल ग्रुप जुड़ जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया।
तो एक कंपोनेंट होने के बाद में दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन होगा। पहला तो सेंसरी प्रोटीन हो गया, ठीक है, वो साइटोकाइनिन जिसके ऊपर बाइंड होएगा, फिर ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा हिस्टिडीन रेसिड्यू का, तो वो एक प्रोटीन था, पहला प्रोटीन होमोडाइमर था, ठीक है। फिर दूसरा आ गया है रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है, तो ये इस प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, डायमर नहीं है, ये एक ही सिंगल है, ठीक है। इसमें है रिसीवर डोमेन है और एक है आउटपुट डोमेन। रिसीवर डोमेन की जो एस्पार्टेट एमिनो एसिड रेसिड्यू पर है, वो जो उसका जो फॉस्फोराइलेशन हुआ था ना पहला कंपोनेंट का, पहले वाले प्रोटीन का हिस्टिडीन पर, वो फॉस्फोराइलेशन इस पे है, वो फॉस्फोराइल कर देगा, इसे फॉस्फोराइल कर देगा दूसरे वाले प्रोटीन के एस्पार्टेट एमिनो एसिड रेसिड्यू पर, इसको फॉस्फोराइल करके इसको एक्टिवेट कर देगा, जिससे ये आगे कन्फर्मेशन चेंजेस इन रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और फिर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग है वो है सिग्नलिंग है वो चलेगी, आगे रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन कैन बी फॉरवर्ड एंड कैन बी बैकवर्ड, मतलब इधर ये इसको फॉस्फोराइल किया है ना, तो ये वापस इसको भी फॉस्फोराइल कर सकता है, ठीक है, कैन बी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो बैक्टीरिया में देखते हैं, तो ये दो प्रकार के भी हो सकते हैं, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड और सोल्यूबल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, बाकी अगर मैं बनाऊं तो मान लो ये है, वो सोल्यूबल स्टेट में भी हो सकता है। आगे आप समझ गए वैसे तो मैं आप बना लेना चाहिए, बिकॉज ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसको आप यहाँ पे बना देना, एक ही बात है, ठीक है। ये इसको एक्टिवेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। आगे तो इसमें ये हो क्या रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ये पहले वाला कंपोनेंट है होमोडाइमर, ठीक है, सेंसरी प्रोटीन है ये। इसमें ये एक इनपुट डोमेन है जहाँ पे साइटोकाइनिन ये बाइंड होता है, जिससे क्या होता है, ये है ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है हिस्टिडीन रेसिड्यू पे, जो कि फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में सेकंड कंपोनेंट है, दूसरे वाले प्रोटीन है, ठीक है, उसको ये एक्टिवेट करता है ना, एस्पार्टेट एमिनो एसिड था शायद, तो उसको ये फॉस्फोराइल करके उसको एक्टिवेट करेगा, जो कि है डाउनस्ट्रीम रेगुलेशन से ये है वो न्यूक्लिक एसिड में आगे जो भी काम है उसका वो कराएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इन प्लांट में क्या होता है, बिकॉज यूकैरियोट सेल्स होती है तो उसमें 3 कंपोनेंट सिस्टम होगा, न कि 2 कंपोनेंट, ठीक है। उसमें भी हम देख लेंगे 3 कंपोनेंट, नाम से ही पता चलता है 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें पार्टिसिपेट लेंगे, ठीक है। तो साइटोकाइनिन रिसेप्टर होमोडाइमर एंड प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज ऑन ईआर मेम्ब्रेन, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट सिस्टम पे हम देखते हैं, तो एक तो हिस्टिडीन काइनेज सेंसरी, जो कि वो पहले वाला था, उसको ही मॉडिफाई रूप एक हम आगे देखेंगे, हाइब्रिड सेंसरी हिस्टिडीन काइनेज, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट होता क्यों है, 2 कंपोनेंट क्यों नहीं होता है, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल में है वो न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस आ जाता है, तो जो है कि 2 कंपोनेंट काम नहीं आता, बिकॉज 2 कंपोनेंट तो एक ये मान लो एक ये है, ये इसको एक्टिवेट कर देगा, तो इसको न्यूक्लियस में भी तो जाना पड़ेगा, तो न्यूक्लियस में अलग एक प्रोटीन रखना पड़ेगा, तो 3 कंपोनेंट इसलिए होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हम देखते हैं, तो जैसे कि ये इसमें 3 डोमेन हो जाते हैं, तो ये थोड़ा मॉडिफाई रूप में हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि ये तो ऊपर इसको अगर हम हटा दें, तो ये हमने जो सेंसरी जो प्रोटीन था उसके जैसा ही है, इनपुट डोमेन है, एक है हिस्टिडीन डोमेन, लेकिन इसमें एक और ऐड हो जाता है, जो कि दूसरा रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन का ये एस्पार्टेट वाला है, जो पार्ट है डोमेन है, वो इसके ऊपर ऐड होके एक नया ही एक कंपोनेंट बना लेता है, तो ये इतने वाला है वो एक कंपोनेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट तो ये हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर ये इनपुट डोमेन है, जहाँ पे साइटोकाइनिन बाइंड होता है, ये हिस्टिडीन पे ऑटोफॉस्फोराइल होकर ये इसको इसकी डोमेन पे फॉस्फोराइल कर देगा, एस्पार्टेट डोमेन पे, ठीक है, ये रिसीवर डोमेन पे। तो इसको बोलते हैं CHASE डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन इन CHASE, यानी कि इसका नाम है साइक्लेज हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है ये, ठीक है। तो ये साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स एलिमेंट है फर्स्ट, CRE फर्स्ट, AHK4, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनपुट डोमेन है, यहाँ पे साइटोकाइनिन ये आके बाइंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड है ये,
ठीक है, और यहाँ पे ऑटो फॉस्फोराइल होकर ये इसको फॉस्फोराइल कर देगा। तो कुल मिला के साइटोकाइनिन आने पे ये एक्टिवेट होगा, जो कि एक दूसरा ये कंपोनेंट होगा, दूसरा प्रोटीन ओनली, उसमें ये हिस्टिडीन वाला ये डोमेन होगा जो इसको एक्टिवेट कर देगा, जो कि है वो अंदर जा पाएगा न्यूक्लियस के अंदर सिग्नल लेके। ठीक है, तो इसको ये एक्टिवेट करता है। तो इसका नाम क्या है सेकंड कंपोनेंट का? अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फोस्फोराइल ट्रांसफेरेज या फोस्फो ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो AHP अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फोस्फो ट्रांसफेरेज है, AHP है ये। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करके ये अंदर चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन थर्ड कंपोनेंट जो तीसरा प्रोटीन है वो, जो कि हमने पीछे जो सेकंड कंपोनेंट में दूसरा प्रोटीन देखा था रिस्पॉन्स रेगुलर प्रोटीन, उसका जैसा ही होगा, तो उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको एक्टिवेट कर देगा। ये है थर्ड टाइप B रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन है, तो ये उसको एक्टिवेट कर देगा, जो कि है उसको ये एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये टाइप ARRP प्रोटीन जीन है, उसका एक्सप्रेशन कराएगा। ठीक है, इधर वाला मत देखना, ठीक है, इधर वाला बाद में देखेंगे हम, पहले ये इधर वाला हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको एक्टिवेट कर देगा टाइप B रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन को, जो कि ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा टाइप ARRP का। ठीक है, टाइप ARRP का जो है mRNA बनेगा। mRNA बनने के बाद में उसका ये है वो प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, तो उसका टाइप ARRP रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन बन गया। ठीक है, ये टाइप ये प्रोटीन बन गया, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एक प्रकार से, तो ये वापस न्यूक्लियस में जाएगा। क्लियर? देखो टाइप ARRP बन गया। ठीक है, कुल मिला के टाइप A है, ये वापस न्यूक्लियस में गया। ये टाइप ARRP प्रोटीन है, वो क्या कराएगा, वो KMD और SCF है, जो कि F बॉक्स प्रोटीन होता है, वो बाइंड विथ टाइप ARRP, ये RRP प्रोटीन है, न्यूक्लियस में आएगा और KMD SCF को रिक्रूट करेगा, F बॉक्स को ये अपने साथ बाइंड करा लेगा, जिससे होगा क्या, जो है टाइप B प्रोटीन है, जो कि जो पहली बार एक्टिवेट हुआ था। ठीक है, AHP से जो पहली बार एक्टिवेट हुआ था टाइप B प्रोटीन, उसके ऊपर है ये टाइप ARRP F बॉक्स जुड़ा के ये इसको यूबिक्विटिनेशन का काम कराता है, जो डिग्रेड करा देता है 26 प्रोटियोसोम से। तो कुल मिलाकर ये जो जिस एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करता है टाइप B प्रोटीन, वो खुद की मौत का ही बुलावा देता है एक प्रकार से, बिकॉज ये जिस जीन को एक्टिवेट करता है उस जीन का जो प्रोटीन है वो इसके खुद के खिलाफ रहता है। ठीक है, F बॉक्स के साथ ये जुड़ के उसको खुद का यूबिक्विटिनेशन कर दिया है और खुद को उसको डिग्रेड करा दिया। फिर ये खुद का है वो अपना खुद का है वो एक्सप्रेशन कराएगा किसी दूसरे जीन का। ठीक है, तो फिर ये उसकी खुद की अलग से एक्टिविटी चलेगी टाइप A प्रोटीन की। ठीक है, टाइप B प्रोटीन को तो डिग्रेड कर देगा बेचारे का, इसने खुद ने ही तो बनाया था, उसको ही मार दिया। क्या यार, गलत है यार ये तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट एक्टिव बाय साइटोकाइनिन, पहले क्या होगा, एक कंपोनेंट है वो एक्टिवेट होगा फर्स्ट कंपोनेंट, फिर क्या होगा, फिर सेकंड कंपोनेंट एक्टिवेट होगा फर्स्ट कंपोनेंट से, फिर क्या होगा, थर्ड कंपोनेंट है जो कि अंदर टाइप B RRP प्रोटीन है, जो कि मरेगा बेचारा। ठीक है, जो ये थर्ड कंपोनेंट है वो एक्टिवेट होगा दूसरे कंपोनेंट के द्वारा। फिर ये क्या होगा, ये थर्ड कंपोनेंट है वो ट्रांसक्राइब कराएगा किसका, टाइप अपने दुश्मन का ही, खुद का ही ये थर्ड कंपोनेंट है वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा टाइप ARRP जीन का। ठीक है, जिससे बनेगा टाइप ARRP प्रोटीन, जो कि अगेन वापस से न्यूक्लियस के अंदर आएगा और SCF KMD की F बॉक्स को रिक्रूट करके और बाइंड करेगा, बाइंड विथ टाइप ARRP टाइप ये ARRP ये टाइप B RRP से बाइंड होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, B होगा। ठीक है, तो टाइप B RRP के साथ ये बाइंड हो जाएगा टाइप ARRP और उसका यूबिक्विटिनेशन करा देगा ऑन ये यूबिक्विटेशन कराएगा ऑन टाइप A। अच्छा, ये ऐसा बोल रहा है कि F बॉक्स बाइंड हो जाएगा टाइप A के साथ, हाँ तब तो चाहिए। ठीक है, तो फिर यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा टाइप B पर और उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, पर तो हम एक प्रकार से रिवाइव ही कर रहे हैं, रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है,
तो फिर क्या होगा डिग्रेडेशन करने पे, आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ टाइप BRRP कंपोनेंट सेकंड जो AHP है वो फॉस्फोराइल करेगा किसको, अब टाइप बी तो रहेगा नहीं, टाइप BRRP तो रहेगा नहीं, टाइप ARRP है, तो वो जो कंपोनेंट सेकंड था AHP अराबिडोक्सिस हिस्टिडीन, तो वो वाला टाइप कंपोनेंट 2 है वो टाइप बी तो रहा नहीं, तो टाइप ARRP को है वो फॉस्फोराइल करेगा, टाइप बी को नहीं करके टाइप ए को फॉस्फोराइल करेगा और वो अगर फर्दर अपनी एक्टिविटी दर्शाएगा। तो आगे क्या आ रहा है, तो वो टाइप बी रहा नहीं, वो अब जो है AHP है वो टाइप बी को फॉस्फोराइल करेगा, जो कि है आगे फर्दर अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा। उसका रिस्पॉन्स मेनली फाइटोक्रोम बी होता है, उसमें होता है, ठीक है, और सर्केडियम रिदम होता है और बहुत सारे उसके हैं कार्य, उसमें वर्क में उसका रिस्पॉन्स होगा सर, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है देखते हैं। टाइप BRRP के पास ना DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, लेकिन टाइप ARRP के पास DNA बाइंडिंग डोमेन नहीं होता है। वाह, बहुत 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 बढ़िया बात। बिकॉज जब जब ये पहली टाइप RRB जब था, जब खुद वो फॉस्फोराइल हो रहा था, तो वो DNA के ऊपर बाइंड होके अपनी एक्टिविटी दर्शा रहा था, मतलब उसके पास क्या थी, DNA बाइंडिंग साइट थी, डोमेन था, ठीक है। तो बिकॉज लेकिन ये टाइप ARRP के पास नहीं होगा DNA बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। तो दो टाइप है अराबिडोसिस हिस्टिडीन वाला, वो जो नंबर 2 कंपोनेंट के AHP के, तो उसके 2 टाइप है, उसमें भी एक जो टाइप है उसके पास है हिस्टिडीन वाला रेसिड्यू होता है, जिससे क्या होगा, वो एक नंबर कंपोनेंट से वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर फॉस्फोराइल जुड़ सकेगा बिकॉज इसके अंदर हिस्टिडीन होता है। और दूसरे टाइप के AHP में हिस्टिडीन होता ही नहीं है, हैव नॉट हिस्टिडीन, जिससे क्या होगा, वो फॉस्फोराइल ही नहीं ट्रांसफ़र कर सकेगा, तो फिर वो क्या ही काम का, जिसका ये है एग्जांपल है AHP6, कुछ काम का नहीं है, बेकार, ठीक है, बिकॉज इसमें हिस्टिडीन रेसिड्यू नहीं है। तो ये इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है नेट JRF में कि मान लो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपने है ना वो सिग्नलिंग कर रहे हो, और उस सिग्नलिंग में आपने जो सेकंड नंबर कंपोनेंट है जो कि AHP है, अराबिडोप्सिस ऐसा नाम दे देंगे उसका, उसमें आपने जो हिस्टिडीन वाला था उसकी जगह आपने AHP6 से रिप्लेस कर दिया, नाम दे दिया, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है ना, तो AHP6 से रिप्लेस कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर आगे सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। इथाइलिन सिग्नल ट्रांसडक्शन, इथाइलिन सिग्नल ट्रांसडक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। इथिलीन तो प्लांट सेल सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं इथिलीन सिग्नलिंग, इथाइलिन सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन, तो चलो देखते हैं। तो ये भी एक गैसियस ही है, तो इसमें डिफ्यूजन होगा, ठीक है। स्ट्रेस कंडीशन में ये इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ये अब्सेशन का ये काम करता है, अब्सेशन क्या होता है हम देखेंगे आगे, और डेवलपमेंट होता है, और सेंसेशन और फ्रूट रिपेनिंग, ठीक है, इसके वर्क है ये, और पैटर्न फॉर्मेशन, ठीक है, मैच्योरेशन जोन इन अराबिडोप्सिस रूट, ठीक है। और इथिलीन रिसेप्टर है, उसमें 5 इथिलीन रिसेप्टर नॉन है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ सकता है कि इथिलीन रिसेप्टर के एक से ज़्यादा प्रकार के रिसेप्टर है या नहीं है, ऑप्शन आ सकता है नहीं है, इतने हैं, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, इथिलीन रिसेप्टर के 5 इथिलीन रिसेप्टर अभी तक नॉन है, जो कि है हमारे पास मल्टीजीन फैमिली है। ये टोटल 5 रिसेप्टर कौन से हैं, ETR फर्स्ट, ETR सेकेंड, ERS फर्स्ट, ERS सेकेंड एंड EIN 4। तो ETR फर्स्ट है उसका, तो इथिलीन रिसेप्टर फर्स्ट सेकेंड है ये, ठीक है। इसके ये फुल फॉर्म है ERS के इथिलीन रिस्पॉन्स रेट सेंसर, EIN का होगा इथिलीन इनसेंसिटिव 4, ठीक है। तो ETR फर्स्ट है इथिलीन रिसेप्टर फर्स्ट, तो एंड ERS फर्स्ट है हैव इंट्रेंसिक हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी। तो जो इंट्रेंसिक हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी थी है ना, वो हमने पीछे भी थोड़ी देखी थी, तो उस प्रकार की एक्टिविटी ETR फर्स्ट एंड ERS फर्स्ट तो रखता है, बाकी के नहीं रखते हैं, ठीक है। ETR फर्स्ट और ERS फर्स्ट है, ये रखते हैं इंट्रेंसिक हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी, ठीक है।
और रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ईआर मेम्ब्रेन, तो इसका ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर इसका रिसेप्टर रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये रिसेप्टर रहेगा। तो ये सीटीआर, ये कंस्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स फर्स्ट, तो सीटीआर इसमें ये रहा, इसमें आगे देखेंगे हम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर पाया जाता है, ये अंदर ल्यूमेन पार्ट है ईआर का। ठीक है, ल्यूमेन पार्ट ऑफ ईआर, इसके ऊपर ये रिसेप्टर है। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये है हिस्टिडाइन काइनेज वाला डोमेन है वाला, इंट्रिंसिक हिस्टिडाइन एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। ठीक है, फिर ये आर वाला है, फिर ये सीटीआर फर्स्ट है, ये कंस्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स फर्स्ट है। ठीक है, ये भी एक्टिवेट इनएक्टिवेट होता है। ठीक है, सीरियन थ्रेनिन काइनेज एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। ठीक है, सीटीआर फर्स्ट में। फिर एक अलग यहाँ पे देखा जा रहा है, इसके भी टर्मिनल सी टर्मिनल है, तो ये क्या है EIN, जो कि हमने ऊपर देखा है ना, EIN2 है ये, इथिलीन इनसेंसिटिविटी 2। ठीक है, ये कितनी बार स्पेन हुआ होता है EIN2, ये भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार ये स्पेन होगा, मेम्ब्रेन स्पेन। ठीक है, EIN2। तो इसमें दो प्रकार के रेगुलेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है, इथिलीन जब एब्सेंट होता है तब ये होता है, इथिलीन एब्सेंट होता है तब। ठीक है, और इथिलीन एब्सेंट जब होगा तब ये वो रिसेप्टिव एक्टिवेट रहेगा, इसमें उल्टा है, वो याद रखना है। ठीक है, हमें इथिलीन में, ठीक है, जब एब्सेंट होगा इथिलीन तब रिसेप्टिव एक्टिवेट रहेगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, सीटीआर फर्स्ट है वो बिकम एक्टिवेट, तो ये एक्टिवेट है तो ये सीटीआर फर्स्ट भी एक्टिवेट होगा, जिससे जो ये एक्टिवेट अगर होगा, जो सीटीआर हमने नीचे वाला वो डोमेन देखा था, और इससे वो एक्टिवेट रहेगा, तो ये CIN2 है जो इनएक्टिवेट रहेगा, जो हमने 12 बार स्पेनिंग वो प्रोटीन वाला वो CIN देखा था, है ना, EIN था वो। ठीक है, EIN था वो, तो इनएक्टिव, तो उससे क्या होता है, EIN ये 3 है। ठीक है, आगे हम देखेंगे और डिटेल में। तो ये तो हम एक बार नॉर्मली देख रहे हैं। पॉजिटिव रेगुलेशन में जब इथिलीन वो है पॉजिटिव प्रेजेंट रहेगा, तब क्या होगा, रिसेप्टर है वो इनएक्टिवेट रहेगा, उल्टा रहेगा, बिकॉज प्रेजेंट होगा तो वो रिसेप्टर इनएक्टिवेट रहेगा। और CTR फर्स्ट है वो बिकम इनएक्टिवेट, ये भी इनएक्टिवेट रहेगा। और EIN है वो जब रिसेप्टर इनएक्टिवेट रहेगा तब वो है EIN है वो EIN2 है। ठीक है, वो एक्टिवेट रहेगा, उल्टा होगा। ठीक है, और जब वो एक्टिवेट रहेगा तो वो आगे रिस्पॉन्स कराएगा। ठीक है, आगे हम डिटेल में ये डायग्राम से देख लेंगे। यह इथाइलिन जब फिर से हम देख लेते हैं, इथाइलिन है जब एब्सेंट रहेगा तब रिसेप्टर है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, नॉर्मल एक्टिवेट रहेगा और रिस्पॉन्स नहीं होगा, बिकॉज रिसेप्टर एक्टिवेट रहेगा तो EIN2 है वो इनएक्टिवेट रखेगा। एक्टिवेट रिसेप्टर वो नॉर्मल रिसेप्टर माना जाता है, जो कि EIN2 को इनएक्टिवेट रखता है और जो कि फर्दर एक्टिविटी को नहीं होने देते। तो इथाइलिन जब प्रेजेंट होता है तब वो नॉर्मल रिसेप्टर है वो, रिसेप्टर अगर नॉर्मल होता है तो वो रिस्पॉन्स देगा, बिकॉज इथाइलिन प्रेजेंट में वो रिसेप्टर इनएक्टिवेट रहता है, और वो EIN2 है वो पॉजिटिव मतलब एक्टिवेट रहता है, वो आगे रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और नॉर्मल मतलब ये म्यूटेंट और नॉर्मल में बता रहा है शायद। ठीक है, तो इथाइलिन अगर एब्सेंट रहेगा और रिसेप्टर अगर म्यूटेंट है, और इथाइलिन अगर प्रेजेंट ही नहीं है और रिसेप्टर अगर म्यूटेंट है तो रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, और अगर म्यूटेंट रिसेप्टर में इथाइलिन प्रेजेंट है फिर भी नो रिस्पॉन्स होगा, बिकॉज रिसेप्टर जो है वो क्या है, म्यूटेंट है। ठीक है, म्यूटेंट होने के कारण क्या होगा, जो इनएक्टिवेट है जो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज जो है इथाइलिन की प्रेजेंस में होता क्या है, जो रिसेप्टर को है वो इनएक्टिवेट रखता है, ये कर देता है। इथिलीन आता क्या क्यों है, वो इथिलीन आकर करता क्या है, वो रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करता है।
जब रिसेप्टर ही हमारे पास म्यूटेंट है, खराब रिसेप्टर हमने ले रखा है, तो वो इनएक्टिवेट होगा कैसे? ठीक है, तो वो इनएक्टिवेट होगा ही नहीं, तो उसको EIN2 को एक्टिवेट ही नहीं करेगा, तो वो रिस्पॉन्स आगे नहीं होगा। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे हम देखते हैं इथाइलिन अब्सेंस की स्थिति में क्या हो रहा है। जो है इथाइलिन अब्सेंस है, इथाइलिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये रिसेप्टर हमने बहुत बार पढ़ लिया है, इसको याद अब हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, इथाइलिन अब अब्सेंस की अब हम देख लेते हैं, तो ये एक्टिवेट फॉर्म में होगा रिसेप्टर, उल्टा होता है। ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट रहेगा तो होता है क्या है, ये एक्टिवेट रहता है तो ये फॉस्फोराइल होगा, हिस्टिडीन वो डोमेन, वो इसको एक्टिवेट करता है CTR फर्स्ट को। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये करेगा ATP को ADP में कन्वर्ट करके ये ATP से फॉस्फोराइल है इसके ऊपर जोड़ देता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेट जुड़ने के बाद में ये क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। ये EIN2 है जो 12 बार स्पेनिंग ये प्रोटीन है, ये अपने अंदर फॉस्फोरस जुड़ाकर इनएक्टिवेट होता है एक प्रकार से। इसके ऊपर अगर फॉस्फोरस जुड़ जाता है तो इस प्रकार से इनएक्टिवेट होता है। ठीक है, तो हम सोच रहे थे ना कि यार क्या बोले हम, जब हार्मोन या फिर ये इथाइलिन होगा ही नहीं तब ये एक्टिवेट होगा रिसेप्टर और वो इनएक्टिवेट होगा, तो वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये इसको फॉस्फोराइल दे देगा और ये इसको इनएक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिवेट करने से क्या होगा, जो है वो EIN3 है जो कि न्यूक्लियस में होता है, वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, वो उसका ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इथाइलिन अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है। इथाइलिन अगर आ जाता है, इथाइलिन अगर प्लांट में अगर आ जाता है तो क्या होता है। ठीक है, इथाइलिन आ जाता है तो ये रिसेप्टर क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज ये आता है इसको इनएक्टिवेट करने। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने ऊपर इसको अनआइडेंटिफाइड प्रोटीज इन जो ये प्रोटीन है एक, ठीक है, ये एक प्रोटीन है उसको मिस कर दिया था हमने। अनआइडेंटिफाइड एक जो अनआइडेंटिफाइड है एक प्रोटीएज है, एक प्रोटीन, एक एंजाइम है प्रोटीएज। ठीक है, तो ये जब अब्सेंस वाली स्थिति में जब हमने ऊपर अभी देखा है, ठीक है, वो तो उसकी स्थिति में जब ये रिसेप्टर वो एक्टिवेट रहता है तो एक्टिवेट रख के जो है इसके ऊपर फॉस्फोराइल जोड़ के इसको इनएक्टिवेट करता है ना, तो वो तब होता क्या है, तो ये इनएक्टिवेट जब रहता है ना फॉस्फोराइल जुड़ने पर, तो वो अनआइडेंटिफाइड ये प्रोटीएज है उसको भी इनएक्टिवेट रखता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो कि प्रेजेंस की स्थिति में क्या होता है, जब ये इनएक्टिवेट रहता है ना, जब इथाइलेंट जब आ जाता है, इथाइलिन प्रेजेंस की स्थिति में क्या होता है, जब इथाइलिन आ जाता है तब ये इनएक्टिवेट रहता है, रिसेप्टर इनएक्टिवेट ये रहेगा, तो ये इस पर फॉस्फोराइल ये ऑटोफॉस्फोराइल ये जो इनएक्टिवेट रहता है रिसेप्टर, तो ये CTR फर्स्ट वाला रीजन ये भी इनएक्टिवेट रहेगा। जिससे क्या होगा, ये इनएक्टिवेट होगा तो इसके ऊपर फॉस्फोराइल जोड़ने वाला कोई नहीं होगा EIN2 पे। ठीक है, तो ये EIN2 एक्टिवेट रहेगा, EIN2 एक्टिवेट रहेगा तो ये एक अनआइडेंटिफाइड प्रोटीएज है, इसको एक्टिवेट करेगा बेसिकली, तो ये यहाँ पे काम आता है। ठीक है, ये अनआइडेंटिफाइड ये प्रोटीएज है वो एक्टिवेट हो जाता है तो ये खुद को इसको ही काट देता है। ठीक है, इसकी C टर्मिनल के ऊपर ये ऐसा कट लगा देता है ये प्रोटीन, तो ये कट लगा के एक ये कट वाला ये अलग पार्ट बन जाता है N और C टर्मिनल का। ठीक है, तो ये EIN-C2 का ये C टर्मिनस है ये अलग हो जाता है, जो कि न्यूक्लियस में जाकर इस EIN3 है इसको प्रोटेक्ट करता है, ये डिग्रेडेशन से बचाता है प्रेजेंस में। ठीक है, तो EIN2 का डिग्रेडेशन होने से बचा लेगा और उसका रिस्पॉन्स आगे हो जाएगा, जीन रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स देख लेते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स आपने सुना होगा कि आप कमेंट भी कर रहे होंगे, ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है। ट्रिपल रिस्पॉन्स तो इथाइलिन में ही क्या होता है, जब डार्क या फिर स्ट्रेस जब बढ़ता है, या फिर जब इथाइलिन की जब डार्क और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो इथाइलिन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा था, जब स्ट्रेस बढ़ता है तब इथाइलिन की मात्रा बढ़ती है। जिससे होता क्या है, जैसे कि ये एक जो है पौधा है उग रहा है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जब स्ट्रेस और डार्क में इथाइलिन जब बढ़ेगा तो इससे होगा क्या, जो इसकी देखो रूट में भी
इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये इनहिबिशन ऑफ रूट इलोंगेशन। अब रूट इसकी बढ़ेगी नहीं सॉरी सॉरी, तो रूट का इनहिबिशन हो जाएगा। एक तो ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि ये जो पार्ट है ना, उसका थिकनिंग ऑफ हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल उसका थिकनिंग हो, ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा इफेक्ट क्या होगा? एपिकल हुक फॉर्म, जो ऊपर वाला जो है वो हुक फॉर्म हो जाएगा, एपिकल हुक, ठीक है। हुक फॉर्म हो जाएगा, एपिकल हुक फॉर्म हो जाएगा। ये तीसरा, ये तीन इफेक्ट जब रिस्पॉन्स जब होता है इथाइलिन के कारण, एक तो रूट ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, थिकनिंग हो जाता है, मोटा हो जाता है, और हुक फॉर्म हो जाता है। तो ये तीन रिस्पॉन्स के कारण इसे ट्रिपल रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब देखते हैं सिग्नल वाया रिसेप्टर लाइक काइनेज RLKS। तो ये देखते हैं रिसेप्टर काइनेज कैन इन्वॉल्व बोथ रिसेप्टर होमो एंड हेटेरोडाइमराइजेशन एंड रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और इसमें डोमेन है, 3 डोमेन है। एक है ल्यूसिन रिच रिपीट होते हैं ऊपर वाले जो है डोमेन में, ठीक है। और एक है मेम्ब्रेन के अंदर जो हाइड्रोफोबिक रीजन में जो है डोमेन वो। और तीसरा है वो काइनेज एक्टिवेट रखता है वो डोमेन, ठीक है। तो ये है कुल मिला के, बिकॉज ये काइनेज हम देखते हैं रिसेप्टर लाइक काइनेज, बिकॉज इसमें ये काइनेज वाला होता है, ठीक है, डोमेन। और ऊपर वाला ये ल्यूसिन रिच रिपीट्स वाला ये डोमेन होता है, ठीक है। और ब्रेसिनो स्टेरॉयड सिग्नलिंग, तो ब्रेसिनो ये सिग्नलिंग देखते हैं हम, ठीक है। तो ब्रेसिनो सिग्नलिंग में होता क्या है? जैसे कि हमारा डिजायर जीन ये है, ठीक है। तो इसका तो ये डिजायर जीन ये है, इसका एक्सप्रेशन कराना है। तो इसको हर सिग्नलिंग की तरह हमारे पास हमारा दुश्मन कौन है? ये है BIN2, ये हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो ये करता क्या है? जो हमारा ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला जो प्रोटीन है, हम डिटेल में देखेंगे, आपको सभी समझ में आ जाएगा। BES फर्स्ट, जिसको हम बोलेंगे ब्रेसिको इनसेंसिटिव EMS सप्रेसर, ये प्रोटीन है। जो कि ये प्रोटीन है, देखो है ना, ये प्रोटीन हमारा डिजायर जीन का है, एक्सप्रेशन कराता है, ठीक है। लेकिन हमारा दुश्मन कौन है? ये याद रखना, BIN2, ठीक है। ये क्या कराता है? ये हमारे ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, उसको फॉस्फोराइल करा देता है, उसके ऊपर फॉस्फोरस जोड़ता है। और जब भी इसके ऊपर फॉस्फोरस रहेगा, ये इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगा। तो हमें कराना क्या है? इसके ऊपर एक तो फॉस्फोरस हटाना है, दूसरा काम इसको इनएक्टिवेट कराना है। तो 2 काम हमें करना है, ठीक है। एक तो BES को फॉस्फोरस हटाना है, जिससे क्या होगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा जीन का एक्सप्रेशन करा देगा। और दूसरा काम है हमें इसको इनएक्टिवेट करना है, ताकि ये फिर से इसको फॉस्फोराइल नहीं कर दे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? एक होमोडाइमर ये रिसेप्टर होता है, ठीक है। होमोडाइमर रिसेप्टर होता है, जिसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो डोमेन होता है, उसके ऊपर एक रीजन होता है LRR, ल्यूसिन रिच रीजन होता है 70 एमिनो एसिड का। ये जो रीजन देख रहे हो ना, वो 70 एमिनो एसिड का, जिसको क्या बोलते हैं? आइलैंड डोमेन बोलते हैं। जिसके ऊपर हमारा ब्रेसिनो है, वो सिग्नलिंग मोलिक्यूल है, वो आके यहाँ पे बाइंड होता है। जब भी यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तब ये होमोडाइमर नहीं रहेगा। यहाँ पे बाइंड होते ही सिग्नलिंग मोलिक्यूल एक जो है ये रिसेप्टर इधर जाएगा, मान लो एक इधर चला जाएगा, तो ये दोनों कुल मिला के बात रहेगी कि ये डाइमर फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, और ये अलग जाके आगे की प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये एक मान लो एक जाके दूसरे के साथ BA के एक रिसेप्टर होता है, उसके साथ हेटेरोडाइमर के रूप में ये रहेगा। पहले तो होमोडाइमर था, लेकिन बाद में ये एक है वो अलग हो जाएगा, और अलग जाके BA के रिसेप्टर के साथ, ये अलग रिसेप्टर है, ठीक है, इसके साथ आके हेटेरोडाइमर फॉर्म बना लेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर ये क्या करेगा? जैसे कि इसके साथ पहले हमने ये बताना भूल गए, इसके साथ जब है BKI है जो इनहिबिटर होता है, ठीक है, BKI जो कि इनहिबिटर है,
ठीक है। तो इसको भी ये रिक्रूट करके रखता है ना, बिकॉज ये इनहिबिटर इसको हटाना है। तो जब भी ये हेटेरोडाइमर के फॉर्म में आएगा सिग्नल के जुड़ने के बाद में, तो भी ये फॉस्फोराइल होगा, हिस्टीडीन वाला रेसिड्यू वाला। ठीक है। फिर ये फॉस्फोराइल होने के बाद में पहले तो ये इसको अलग कर देगा बीकेआई को, और फिर क्या करेगा ये फॉस्फोराइल है वो बीआरआई वाला रिसेप्टर वाला, वो इसको फॉस्फोराइल करेगा, किसको, बीकेआई को, बी ए के फर्स्ट की फुल फॉर्म क्या है, ब्रेसिको इंसेंसिटिव एसोसिएटेड काइनेज। ठीक है। BRI का है ब्रेसिको इंसेंसिटिव, और ये BAK है मतलब ब्रेसिको इंसेंसिटिव काइनेज है, इसको ये एक्टिवेट करेगा कौन, BRI। ठीक है। ये पहले तो ये फॉस्फोराइल होगा, फिर ये इसको फॉस्फोराइल करेगा, और फिर से ये इसको फिर से करेगा। ये क्रॉस फॉस्फोराइलेशन वाली प्रोसेस है वो यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है। ये BKI है वो इनहिबिटर जो होता है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, ये दोनों एक्टिवेट होने के बाद में एक अलग प्रोटीन होता है BSK, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेसिको सिग्नलिंग काइनेज। ठीक है। ये एक्टिवेट इसको ब्रेसिको सिग्नलिंग काइनेज को एक्टिवेट करेगा। BSK को एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या करेगा, इसका BSK का काम क्या होता है, BSU जो होता है, BSU की फुल फॉर्म क्या होगी, ब्रेसिको इंसेंसिटिविटी सप्रेसर प्रोटीन है, फॉस्फेटेज इसकी एक्टिविटी होती है, फॉस्फेटेज एक्टिविटी। तो हमने जो शुरू में हमने देखा था, जो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला प्रोटीन था BES, जिसके ऊपर फॉस्फोराइल जोड़ देता है, तो उस फॉस्फोराइल को हटाने का काम ये करता है BSU को। ठीक है। जिसको ये BSK है ये एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करने के बाद में ये इसके ऊपर फॉस्फोराइल हटा देता है BES से। और दूसरा काम इसका ये है, जो इसको BIN जो था उसको इनएक्टिवेट भी यही कर देता है कौन, BSK, और BSU है इसका फॉस्फेट हटा देता है फॉस्फेटेज एक्टिविटी के दौरान। ठीक है। तो अब ये BES है, इसके ऊपर फॉस्फेट नहीं रहेगा और आगे भी नहीं करेगा ये BIN। तो क्या करेगा, ये वापस न्यूक्लियस में जाके इम्पोर्ट होके ये अपना जीन है उसका एक्सप्रेशन करा देगा। देखो कितना सिंपल है ना। तो इसके जो कुछ है वो डेवलपमेंट में काम आते हैं, एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन होने, जीन एक्सप्रेशन के बाद में इसके जो वर्क है वो है सिम्बायोसिस, एक्सप्रेशन और हार्मोन प्रिकर्सन। ठीक है। तो रिसेप्टर लाइक काइनेज रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस में क्या पढ़ते हैं हम, ELS2 फ्लैजिलिन सेंसिटिविटी टू फ्लैजिलिन सिग्नलिंग प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और ज़्यादा हो तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वो एंडोसाइटोसिस होकर सेल के अंदर है वो सेल के अंदर आके वो सिग्नल कम होने के बाद में वापस से मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि फ्लैजिलिन सिग्नलिंग प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होती है, फ्लैजिलिन सिग्नलिंग प्रोटीन की सिग्नलिंग ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है उसका एंडोसाइटोसिस हो जाता है फ्लैजिलिन सिग्नलिंग की वजह से। ठीक है। जो कि फिर अंदर आ जाता है, फिर वापस सिग्नलिंग उस फ्लैजिलिन सिग्नलिंग कम होने पर वापस वो मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड हो जाता है। ठीक है। और जेस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग वो डिफेंस में यूज़फुल होती है हार्मोन। ठीक है। जेस्मेनिक एसिड है वो डिफेंस में यूज़फुल है, जेस्मेनिक एसिड JA। तो चलो जेस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग देखते हैं, जेस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग देखते हैं किस प्रकार से होती है। तो ऑलमोस्ट किसी किसी सिग्नलिंग में हमारा एक दुश्मन होता है जो कि हमारे डिज़ायर जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है। ठीक है। या फिर उसके जो एक्टिवेटर होता है जिससे को इनहिबिट रखता है। ठीक है। इनहिबिटर कोई होता है, ठीक है, हमारा कोई दुश्मन होता ही है। ठीक है। तो उसका हमारा हमारा उस सिग्नलिंग से एक ही पर्पज़ होता है, उस इनहिबिटर को हटाना। ठीक है। और तो इसी प्रकार से इसमें हमारा दुश्मन है JAZ। ठीक है। ये जेज है, ये हमारा एक दुश्मन है। ठीक है। इसको हमें डिग्रेड कराना होगा। ये इनहिबिटर होता है, ये MyC2 है, एक्टिवेटर है, उसको इनहिबिट रखता है और जीन एक्सप्रेशन को रोकता है। ठीक है। और जेस्मोनेट जिम डोमेन है। ठीक है। तो चलो सिग्नलिंग देखते हैं एक प्रकार से क्या है सिग्नलिंग। ठीक है। तो सिग्नलिंग देखते हैं।
ये जोस्मोनिक ये एसिड है, इसके साथ में ये ILE है, आइसोल्यूसिन है शायद, ठीक है। तो आइसोल्यूशन में बोल रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो JA आइसोल्यूशन है और ये इसकी प्रेजेंस में जेस्मोनिक एसिड रेजिस्टेंट JAR फर्स्ट की प्रेजेंस में JA और ये बाइंड हो जाते हैं दोनों, ठीक है। JA और जेस्मोनिक एसिड और ILE ये आइसोल्यूशन ये बाइंड हो गए, ठीक है। फिर आता है COI। COI को क्या बोलते हैं हम, आप पूछोगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। COI की इसकी कोजोनेटिन इनसेंसिटिव 1 आपको नोट्स में मिल जाएगी फुल फॉर्म, और ठीक है। कोजोनिन इनसेंसिटिव 1 है इसकी फुल फॉर्म, और साथ में SCF है, ये दोनों ये आते हैं इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। और SCF, लुक एट दिस, कुछ याद आया? SCF कहाँ आया था? ये थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, टाइप A रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन था जो अंदर वापस आया था, उसके साथ ये कुछ आया था, ठीक है, एबॉक्स का टाइप में। और ये इसका क्या काम, ये क्या काम करा रहा था उस टाइम? टाइप B रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन का डिग्रेड करा रहा था। तो इसके रिलेटिव शायद इसका कुछ होगा, देखते हैं, ठीक है। तो ये आएंगे COI फर्स्ट एंड SCF फर्स्ट, और ये इसके साथ बाइंड हो जाएंगे JA और ILE के साथ, ठीक है। तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, JA ILE आइसोल्यूशन और COI फर्स्ट SCF, ठीक है। तो ये आएंगे न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे अपना ये MyC एक्टिवेटर है, उसके साथ ये इनिबिटर जुड़ा रहता है जेज, उसको यूबिक्विटिनिन कर देता है। आ गया ना यूबिक्विटिनिन, तो हमारा सही निकला, ठीक है। तो ये अंदर आएगा न्यूक्लियस के अंदर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स JA ILE COI और SCF है, वो आकर इसके ऊपर यूबिक्विटिनिन बहुत सारा ऐड कर देगा, बहुत सारा यूबी ऐड कर देगा, जिससे क्या होगा, ये ऐड होने पर ये इसका क्या होगा, 26 प्रोटियोसोम के द्वारा ये डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्रेड होने पर हमारा इनिबिटर डिग्रेड हो गया। अब MyC एक्टिवेटर है, वो RNA पोल को लाकर अपना जीन एक्सप्रेशन करा देगा, प्रोटीन बना देगा, सिंपल। तो बेसिकली ये आज की लास्ट सिग्नलिंग थी। और तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, स्टूडेंट्स, कैसी लगी वीडियो? तो वीडियो अगर अच्छी लगी और यूज़फुल तो है ये, यूज़फुल तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अगर यूज़फुल वीडियो आपको लगी तो आप वीडियो लाइक करना, यूज़फुल तो है तो वीडियो तो आपको पक्का लाइक करना ही है, तो वो तो लाइक करना ही है आपको। और नोट्स अगर आप चाहिए तो उसकी एक कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी होगी शायद, तो उसकी कॉस्ट है सब्सक्राइब वाला बटन, बस उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको मैं नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया यार, सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है स्टूडेंट्स, दबा दो, ठीक है। बस और क्या चाहिए, लाइक बटन दबा देना। और हाँ, आगे वीडियो आने वाली है इकोलॉजी के ऊपर, इम्यूनोलॉजी के ऊपर, तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर देना, स्टे ट्यून। और हाँ, ये वीडियो 100 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो भी है, बिकॉज 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल पे, इसीलिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है, 15 दिन नोट्स में और टोटली 20-25 दिन इस वीडियो में लगे हैं। तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।